दोस्तों, आज आप सुनेंगे डैन ब्राउन के बहुत ही मशहूर उपन्यास द एंजल्स एंड डीमंस का छठा भाग। कहानी में अब तक आपने सुना सर्न के प्रसिद्ध वैज्ञानिक लियोनार्डो वेट्रा की रहस्यमय परिस्थितियों में हत्या हो जाती है और साथ ही हत्यारे उसके द्वारा बनाया गया एंटीमैटर भी चुरा कर ले जाते हैं। सर्न का डायरेक्टर मैक्सिमिलियन कोलर हत्या की जांच के लिए रॉबर्ट लैंगडन नाम के एक अमेरिकन सिम्बोलॉजिस्ट को बुलाता है, क्योंकि ऐसा शक है कि इस हत्या में एक बहुत ही पुराने संगठन इल्यूमिनाटी का हाथ है। लियोनार्डो की बेटी विक्टोरिया और लैंगडन इस केस की जांच पड़ताल कर ही रहे होते हैं कि तभी कोलर को खबर मिलती है कि चोरी हुए एंटीमैटर को रोम में वेटिकन सिटी में कहीं पर देखा गया है। लैंगडन और विक्टोरिया इसकी जांच पड़ताल के लिए वेटिकन पहुंचते हैं। वहां उन्हें पता चलता है कि नए पोप के चुनाव के लिए पूरी दुनिया भर से कार्डिनल्स वहां पर इकट्ठा हैं। वे दोनों वहां के अधिकारियों को समझाने की कोशिश करते हैं कि एंटीमैटर कितना खतरनाक हो सकता है और सारे लोगों की जान खतरे में है, लेकिन स्विस गार्ड का मुख्य ऑफिसर ओलिवेटी उनकी बात पर ध्यान नहीं देता। विक्टोरिया किसी तरह से कैमरलैंगो से संपर्क स्थापित करने में सफल हो जाती है, जो पोप की मौत के बाद उनका कार्यकाल संभाल रहे हैं। कैमरलैंगो उनकी बात पर यकीन करता है और हर तरह से उनकी सहायता करता है। उसी वक्त वहां पर हत्यारे का फोन आता है और उसकी बातों से लैंगडन को आगे की खोज के लिए एक क्लू मिल जाता है। कैमरलैंगो की परमिशन लेकर वे लोग वेटिकन के आर्काइव में जाते हैं और वहां पर एक पुराने दस्तावेज को ढूंढते हैं। काफी देर की खोज पड़ताल के बाद गैलीलियो का लिखा वो दस्तावेज उन्हें मिल जाता है। दूसरी तरफ हसैसिन यानी हत्यारा बीबीसी के रिपोर्टर गंथर को कॉल करके उसे सारी बात बता देता है कि 4 मुख्य कार्डिनल्स का अपहरण कर लिया गया है और 8 बजे से शुरू करके हर 1 घंटे में उनकी एक एक करके हत्या कर दी जाएगी। दूसरी तरफ गैलीलियो के दस्तावेजों में दी गई पहेली के आधार पर लैंगडन और विक्टोरिया पैंथियन नाम के चर्च में जाते हैं, जहां उन्हें संदेह है कि पहले कार्डिनल की हत्या होने वाली है, लेकिन वहां जाकर उन्हें पता चलता है कि वो गलत जगह पर आ गए हैं। वहां से वे लोग चिगी चर्च में पहुंचते हैं, जहां ठीक 8 बजे पहले कार्डिनल का खून हो जाता है। अगले क्लू की तलाश करते हुए विक्टोरिया और लैंगडन को बहुत सारी नई बातों का पता चलता है, जैसे कि वेटिकन के चर्चों में मौजूद बहुत सारी मूर्तियां बर्नीनी ने बनाई हैं और बर्नीनी असल में एक इल्यूमिनाटी था। अपनी इसी खोज के सहारे वे आगे बढ़ते हैं। बीबीसी का रिपोर्टर गंथर ग्लिक और उसकी साथी चिनिता मैक्री बराबर इन लोगों के पीछे लगे हुए हैं और किसी तरह से पहले कार्डिनल की लाश की कुछ फोटो लेने में भी कामयाब हो जाते हैं। दूसरी तरफ सर्न के ऑफिस में बीमार कोलर चुपचाप सबकी नज़रों से छिपते हुए लियोनार्डो के ऑफिस में जाता है और वहां किसी चीज को ढूंढने की कोशिश करता है। अब आगे। अध्याय 66। लैंगडन एंड कंपनी का अगला ठिकाना था सेंट पीटर्स चर्च के ठीक सामने बना चौराहा। ये चिगी चर्च के दक्षिण पश्चिम में था, ठीक उसी तरफ जिस तरफ वहां के देवदूत ने इशारा किया था। चौराहे के ठीक बीचों बीच एक बड़ी सी चट्टान थी, पिरामिड के जैसी, और चट्टान के ठीक निचले हिस्से के पास चौराहे पर धंसी हुई थी एक संगमरमर की पट्टी। उसके ऊपर धूल उड़ाती हुई हवा की तस्वीर बनी हुई थी। ये एक चेहरे की हल्की सी आउटलाइन थी जो पश्चिमी हवा यानी वेस्ट विंड को दर्शा रही थी। इसका स्वरूप बिल्कुल देवदूतों जैसा था। ये सारा डिजाइन खुद बर्नीनी ने बनाया था। उसने देवदूत के मुंह से निकल रही हवा के एक ताकतवर झोंके को दर्शाया था जो वेटिकन की तरफ जा रहा था, यानी ईश्वर की सांस। ये दूसरे तत्व हवा के प्रति बर्नीनी की श्रद्धांजलि थी, देवदूत के होठों से निकलती एक सूक्ष्म हवा। ओलिवेटी और उसके आदमी चारों तरफ पूरी तरह से घेराबंदी कर चुके थे, जबकि पिछले चर्च की ही तरह विक्टोरिया और लैंगडन सैलानियों के रूप में इधर उधर घूम रहे थे। चारों तरफ काफी भीड़ भाड़ थी, लोग आराम से इधर उधर घूम रहे थे। चौकोर खंबे के ठीक नीचे एक भिखारी जैसा आदमी सड़क पर लुढ़का पड़ा था। एक छोटी सी बच्ची कबूतरों को दाना खिला रही थी। लैंगडन को समझ नहीं आ रहा था कि ऐसे माहौल में हत्या करके हत्यारा चुपचाप भाग निकलने में भला कैसे सफल हो पाएगा। तभी सामने के चर्च ने 9 बजे के घंटे बजाए और 9वें घंटे की आवाज बंद होते ही चौराहे पर एक शांत चुप्पी फैल गई। तभी अचानक वो छोटी बच्ची जो कबूतर को दाना खिला रही थी जोर जोर से चिल्लाने लगी। लैंगडन और विक्टोरिया फुर्ती से दौड़ते हुए उस लड़की के पास पहुंचे। बुरी तरह डरी हुई उस लड़की ने उस भिखारी जैसे आदमी की तरफ इशारा किया जो सड़क पर लुढ़का पड़ा था और नशे में धुत लग रहा था।
लैंगडन को अपने अंदर डर की एक सरसराहट महसूस हुई। उस आदमी के चीथड़ों में एक गहरे रंग का दाग था जो लगातार बड़ा होता जा रहा था, ताज़ा बहता हुआ खून। जब उन्होंने पास जाकर उसके शरीर की जांच की तो उन्होंने पाया कि उसका शरीर अभी भी एकदम गर्म था, यानी हत्या हुए कुछ सेकंड से ज्यादा नहीं हुए थे। उसकी छाती पर एक दागे जाने का निशान था जिस पर लिखा था एयर। उसके शरीर पर घावों के 2 गहरे निशान थे जो सलाखों से दागे हुए हिस्से के दोनों तरफ बने हुए थे, छाती की हड्डी के ठीक नीचे। विक्टोरिया घबराहट में हकलाते हुए बोली, इसके फेफड़ों को पंक्चर कर दिया गया है, यानी विज्ञान के दूसरे तत्व हवा का उपयोग इसे मारने के लिए किया गया है। इतना कहकर विक्टोरिया जैसे ही पीछे घूमी तो उसने पाया कि उसके ठीक पीछे एक औरत खड़ी थी जिसके कंधे पर BBC का वीडियो कैमरा था, जो बड़ी ही सफाई से अपना काम कर रहा था। और अगले ही पल बिल्ली की तरह वो औरत तेजी से वहां से गायब हो गई। अगला अध्याय। चिनिता मैक्री तेजी से भीड़ के बीच अपना रास्ता बनाते हुए भागी जा रही थी। 2 स्विस गार्ड उसके पीछे थे। काफी दूर जाने के बाद आखिरकार उन गार्ड्स ने उसे दबोच ही लिया। उसके लाख विरोध और पैर पटकने के बावजूद गार्डों ने उससे कैमरा छीन लिया और उसमें से वो टेप निकाल लिया जिसे वो रिकॉर्ड करके लाई थी। चिनिता उन्हें कोसती और गालियां देती रही, लेकिन उनके ऊपर कोई असर नहीं हुआ और वे टेप लेकर वहां से चलते बने। जब वे काफी दूर निकल गए तो चिनिता बड़ी ही अदा से मुस्कुराई और अपनी वैन की तरफ बढ़ गई। उन बेचारे गार्ड्स को क्या पता था कि उनके चिनिता को पकड़ने से पहले ही भागते हुए वो कैमरे से असली टेप निकालकर अपनी जैकेट में छुपा चुकी थी और उसमें एक खाली टेप डाल चुकी थी। अगला अध्याय। पोप के ऑफिस में इस वक्त विक्टोरिया, लैंगडन, ओलिवेटी और रॉचर के अलावा कैमरलैंगो भी मौजूद थे। ओलिवेटी कैमरलैंगो को सारी रिपोर्ट दे रहा था, जबकि लैंगडन और विक्टोरिया एक गार्ड के साथ टेबल पर नक्शा फैलाए अगली हत्या की लोकेशन का पता लगाने की कोशिश कर रहे थे। लैंगडन को कतई याद नहीं आ रहा था कि आग से संबंधित बर्नीनी की ये कौन सी मूर्ति हो सकती है, इसलिए उसने एक बार फिर से आर्काइव में जाने की इच्छा जताई। विक्टोरिया भी उसके साथ चलने के लिए तैयार थी, लेकिन ओलिवेटी ने उसे वहीं रोक लिया। लैंगडन अकेला ही आर्काइव की तरफ चला गया। इससे पहले कि ओलिवेटी विक्टोरिया को कुछ कह पाता, उसके एक गार्ड ने उसके वॉकी टॉकी पर उसे सूचना दी कि वे तुरंत टीवी ऑन करें। टीवी ऑन करते ही उन सबके पैरों तले से जमीन खिसक गई। करीब हर चैनल पर दोनों कार्डिनल्स की मौत की खबर और उससे संबंधित फोटोज प्रसारित हो रहे थे। सेंटा मारिया चर्च से कार्डिनल एबनर की लाश को सीढ़ियों से नीचे ला रहे गार्ड, फिर उसे अल्फा रोमियो गाड़ी के अंदर डालते हुए गार्ड, कार्डिनल की लाश का क्लोजअप, उसके बाद सेंट पीटर्स के चौराहे पर घूमता एक जोड़ा जो कि विक्टोरिया और लैंगडन थे, चीखती चिल्लाती एक बच्ची, एक बेघर भिखारी जैसा आदमी, उस आदमी के कपड़े टटोलते रॉबर्ट लैंगडन और विक्टोरिया, और उसकी छाती पर ब्रांड किया गया शब्द एयर। सब कुछ टीवी स्क्रीन पर साफ साफ दिखाई दे रहा था। सब लोग मुंह बाए खड़े ये सब दृश्य देख रहे थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब आखिर हुआ कैसे। कैमरलैंगो के जबड़े भिंच गए थे और मुट्ठियां कसी हुई थीं। उन्होंने खिड़की से बाहर एक नज़र डाली। चौराहे पर लोगों की भीड़ पल पल बढ़ती जा रही थी। ऐसा लग रहा था मानो सैकड़ों नहीं हजारों लोगों का रेला उस तरफ बढ़ा चला आ रहा हो। मीडिया का एक नया दस्ता अपने वैन से सामान उतारकर सेंट पीटर्स चौराहे पर कब्जे की घोषणा कर रहा था। ये बहुत बड़े फैसले का वक्त था। आखिरकार जैसे तैसे अपने भावों पर काबू पाते हुए कैमरलैंगो ने कहा, लगता है हम लोगों ने इस संकट का सामना उतनी अच्छी तरह से नहीं किया जितना कि मुझे भरोसा दिलाया गया था। मुझे इन लोगों को संबोधित करना होगा। ओलिवेटी ने विरोध में कुछ कहना चाहा, लेकिन कैमरलैंगो ने हाथ के इशारे से उसे चुप कर दिया। थोड़ी ही देर में यहाँ हजारों लोग जमा हो जाएंगे और फिर लाखों। इस नाटक को जारी रखने का मतलब होगा इन सब लोगों को खतरे में डालना। मुझे उन्हें चेतावनी देनी ही होगी और उसके बाद हमें अपने कार्डिनल्स को सुरक्षित बाहर निकालना होगा। ओलिवेटी ने सिर हिलाया और बोला, लेकिन सर, इल्यूमिनाटी यही तो चाहते हैं कि आप उनकी बात की पुष्टि कर दें ताकि उनको और ताकत मिले। हमें चुप रहना चाहिए।
अगर आप बाहर खड़े लोगों के बारे में चिंता कर रहे हैं तो हम गैस लीक की घोषणा करवा के आसपास के इलाके को खाली करवा सकते हैं, लेकिन ये स्वीकार करना कि हमारे कार्डिनल्स का अपहरण हुआ है खतरनाक होगा। एक बात कान खोलकर सुन लो कमांडर ओलिवेटी, इस दफ्तर और इस पद का इस्तेमाल मैं दुनिया के सामने झूठ बोलने के लिए कभी नहीं करूंगा। मैं अगर कोई घोषणा करूंगा तो वो सिर्फ और सिर्फ सच होगा। तभी अचानक रॉचर जोर से चिल्ला पड़ा। सबने मुड़कर उसकी तरफ देखा तो उसने टीवी की आवाज और तेज कर दी और घबराए अंदाज में टीवी स्क्रीन की तरफ इशारा किया। वहां समाचार पढ़ने वाली औरत अब काफी घबराई हुई दिखाई दे रही थी। नई खबर, अभी अभी हमें बीबीसी से एक ताज़ा खबर मिली है। इल्यूमिनाटी ने एक और हत्या की जिम्मेदारी ली है। उन्होंने 15 दिन पहले हुई पोप की मौत की जिम्मेदारी ली है। ये खबर सबसे पहले बीबीसी रिपोर्टर गंथर ग्लिक ने हमें दी है। वो इस इल्यूमिनाटी हत्यारे से 2 बार फोन पर संपर्क कर चुका है। और फिर इसके बाद गंथर ग्लिक का चेहरा स्क्रीन पर नजर आया। हाँ तो गंथर, आप क्या बता रहे थे कि थोड़ी देर पहले हत्यारे ने आपको फ़ोन किया था और इल्यूमिनाटी का कोई खास संदेश आप तक पहुंचाया था? जी हाँ, बिल्कुल ठीक। फ़ोन करने वाले ने मुझे बताया कि पोप की मौत किसी दौरे की वजह से नहीं हुई थी, जैसा कि वेटिकन से पहले कहा गया था, बल्कि उन्हें इल्यूमिनाटी ने जहर देकर मारा है। उन्होंने पोप की हत्या एक दवा के माध्यम से की थी, जिसे हेपरिन के नाम से जानते हैं। कैमरलैंगो, ओलिवेटी और रॉचर ने एक दूसरे की तरफ हैरानी से देखा। रॉचर ने घबराए हुए स्वर में कहा, हेपरिन? लेकिन पोप तो रोज ये दवा ले रहे थे। विक्टोरिया इस बात पर हैरान रह गई। पोप हेपरिन क्यों ले रहे थे? क्योंकि उनको खून संबंधी बीमारी थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस थी। उनके लिए दिन में 1 बार इसका इंजेक्शन लेना जरूरी था, कैमरलैंगो ने बताया। रॉचर अभी भी हैरान था। लेकिन हेपरिन जहर नहीं होता, फिर इल्यूमिनाटी ये दावा कैसे कर रहे हैं कि उन्होंने इससे पोप की हत्या की है? विक्टोरिया ने इसकी व्याख्या की। अगर इसकी मात्रा सही ना हो तो हेपरिन जानलेवा हो सकता है। ये खून को जमने से रोकने की दवाई है। जरूरत से ज्यादा इसकी मात्रा लेने पर शरीर के अंदर काफी मात्रा में रक्तस्राव हो सकता है और ब्रेन हेमरेज या दिमाग का दौरा पड़ सकता है। हमारी फील्ड में मुझे कई बार जानवरों पर इसका इस्तेमाल करना पड़ता है, इसीलिए मैं इसके बारे में जानती हूँ। लेकिन एक बात साफ है, अगर पोप को जरूरत से ज्यादा हेपरिन दी गई थी तो उनके शरीर में इस बात के लक्षण जरूर दिखाई देंगे। ओलिवेटी तेजी से विक्टोरिया की तरफ मुड़ा और बोला, वेटिकन के कानून के अनुसार पोप की शव परीक्षा नहीं हो सकती। हम लोग उनके पार्थिव शरीर को काट छांट कर इसलिए अपवित्र नहीं कर सकते क्योंकि दुश्मन ने कोई उल्टा सीधा दावा पेश किया है। विक्टोरिया ने थोड़ा शर्मिंदा होते हुए कहा, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। मैं ये कतई नहीं कह रही थी कि पोप के पार्थिव शरीर को कब्र से बाहर निकाला जाए। अचानक कैमरलैंगो ने उसकी बात काटते हुए पूछा, अभी आपने जिन लक्षणों की बात की, ये किस तरह के लक्षण होते हैं मिस विक्टोरिया? अगर किसी व्यक्ति को जरूरत से ज्यादा मात्रा में यह दवा दी गई हो तो उसके ओरल म्यूकोसा से खून का रिसाव हो सकता है। मौत के बाद खून जम जाता है और मरने वाले के जीभ और होंठ काले दिखाई देने लगते हैं। ये बात सुनकर रॉचर ने कहा, अगर जहर देकर मारने का दावा सच है और वाकई हमारे पवित्र पिता को जहर दिया गया है तो एंटीमैटर की हमारी खोज पर इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा। इस बात का ये मतलब है कि वेटिकन सिटी के अंदर हत्यारों की घुसपैठ हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा गहरी है। ऐसे में सिर्फ वाइट जोन की तलाश से काम नहीं चलेगा। ओलिवेटी ने कैप्टन की तरफ गुस्से से देखते हुए कहा, ऐसे हिम्मत छोड़ने से कुछ नहीं होगा कैप्टन। मैं तुम्हें बताता हूं कि आगे हमें क्या करना है। बिल्कुल नहीं, कैमरलैंगो ने सख्त स्वर में कहा। वो तेजी से मुड़े और बोले, अब सिर्फ मैं बताऊंगा कि आगे क्या करना है। बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। 20 मिनट के अंदर मैं कॉन्क्लेव को समाप्त करके वेटिकन सिटी को खाली करवाने के बारे में फैसला लूंगा और मेरा निर्णय अंतिम होगा। सबको समझ आ रही है मेरी बात? अब कैमरलैंगो काफी जोरदार ढंग से बोल रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे उनको अपने अंदर के किसी स्रोत से अनंत ऊर्जा मिल रही है। कैप्टन रॉचर, आप वाइट जोन की तलाशी पूरी करेंगे और काम पूरा होने के बाद सीधे मुझे रिपोर्ट करेंगे। मैं बीबीसी रिपोर्टर गंथर ग्लिक से इस ऑफिस में तुरंत मिलना चाहता हूँ। अगर इल्यूमिनाटी उनके संपर्क में है तो हो सकता है वो हमारी कुछ मदद कर पाए। उसे यहाँ बुलाने का इंतजाम करो। 2 सिपाही तुरंत इस ऑर्डर को पूरा करने के लिए बाहर निकल गए। फिर कैमरलैंगो बाकी गार्ड्स की तरफ मुड़े और बोले, देखिए,
मैं आज की शाम और मौतें नहीं होने दे सकता। 10 बजे तक आप बाकी दोनों लापता कार्डिनल्स का पता लगाएंगे किसी भी कीमत पर, और हत्या के लिए जिम्मेदार शैतानों को पकड़ेंगे। मेरी बात समझ रहे हैं आप? लेकिन सर, हमें कुछ भी पता नहीं कि वो कौन है और कहाँ है। मिस्टर लैंगडन इस पर काम कर रहे हैं। वे काफ़ी योग्य व्यक्ति हैं। मुझे उन पर पूरा भरोसा है। इतना कहकर कैमरलैंगो दरवाजे की तरफ चल दिए। इस वक्त उनकी चाल में एक अजीब सी दृढ़ता दिखाई दे रही थी। बाहर जाते हुए उन्होंने 3 गार्डों की तरफ इशारा किया और बोले, आप तीनों मेरे साथ चलिए, तुरंत। और मिस विक्टोरिया, आप भी। लेकिन हम कहाँ जा रहे हैं फादर? एक पुराने दोस्त से मिलने। ये कहते हुए कैमरलैंगो की आवाज़ में एक अजीब सा भारीपन था। और वहाँ से बहुत दूर सर्न के दूसरे किनारे पर बने लियोनार्डो वेट्रा के बेहद ठंडे अपार्टमेंट के अंदर मैक्समिलियन कोलर ने चमड़े की जल्द वाला वो जर्नल पूरा पढ़ लिया था, जिसे उसने चाकू से ड्रॉअर खोलकर वेट्रा के बिस्तर के बगल वाली टेबल से निकाला था। अब वो टीवी पर आ रही खबरों को देख रहा था। थोड़ी देर के बाद उसने वेट्रा के जर्नल को वापस रख दिया, टीवी बंद किया और अपार्टमेंट से बाहर निकल आया। दूर वेटिकन सिटी के अंदर कार्डिनल मोर्टाटी बैलेटों से भरी तश्तरी फिर से चिमनी में डालने जा रहा था। उसने बैलेटों को जलाया और काला धुआं निकला। बाहर इंतजार कर रही भीड़ को खबर मिल गई। 2 बार वोट दिया जा चुका है, लेकिन पोप का फैसला अभी तक नहीं हुआ है। अगला अध्याय। अब घटनाएं काफ़ी तेज़ी से घट रही थीं। विक्टोरिया जानती थी कि पोप के शव को कभी ज़मीन के अंदर नहीं दफनाया जाता, उनका ताबूत ज़मीन के ऊपर ही रखा जाता है। इसीलिए जब कैमरलैंगो ने कहा कि वो एक पुराने दोस्त से मिलने जा रहे हैं, तो वो उसका मतलब तुरंत समझ गई। वहां पहुंचकर और ताबूत का ढक्कन हटाने के बाद उनके संदेह की पूरी तरह से पुष्टि हो गई। पोप के होंठ और जीभ कोयले की तरह काले पड़े हुए थे। दूसरी तरफ लैंगडन जल्दी जल्दी आर्काइव में बर्नीनी की उस मूर्ति के बारे में ढूंढने की कोशिश कर रहा था जिसका संबंध आग से हो। कुछ देर की मेहनत के बाद उसे वो उल्लेख मिल गया। ये मूर्ति सेंटा डेला मारिया चर्च में थी और इसका नाम था द एक्सटेसी ऑफ सेंट टेरेसा। जिस किताब में उसे ये वर्णन मिला था, उसे बंद करके वो आर्काइव से बाहर निकलने ही जा रहा था कि तभी अचानक वहाँ की बिजली गुल हो गई। अब वो एक तरह से वहाँ कैद हो गया था। जब तक लाइट ना आ जाए तब तक उन दरवाज़ों से निकलना संभव नहीं था। अंदर ऑक्सीजन लगातार कम होती जा रही थी। वहाँ रखी एक सीढ़ी की मदद से वो जैसे तैसे एक कांच को तोड़कर वहाँ से बाहर निकलने में सफल हो पाया। जब वो दौड़ता हुआ स्विस गार्ड के ऑफिस तक पहुँचा तो ओलिवेटी, रॉचर, कैमरलैंगो और विक्टोरिया उसे ऑफिस के बाहर खड़े नजर आए। जब उसने आर्काइव की लाइट बंद हो जाने और वहाँ से अपने निकलने की कहानी उन्हें बताई तो रॉचर ने बड़े ही खेद भरे स्वर में बताया कि वो बिजली दरअसल उसके कहने पर काटी गई थी, क्योंकि उसके आदमी उस जोन में तलाशी ले रहे थे। विक्टोरिया ने लैंगडन को पोप की हत्या के बारे में बताया। कैमरलैंगो चुपचाप खड़े ये सारी बातें सुन रहे थे। उनकी आंखों में जैसे एक दृढ़ निश्चय की परछाई दिखाई दे रही थी। मैं इस सम्मेलन को समाप्त करने की घोषणा करने जा रहा हूँ। तभी सिक्योरिटी सेंटर से एक गार्ड वहां आया और उसने बताया कि बीबीसी के रिपोर्टर ग्लिक को हिरासत में ले लिया गया है। कैमरलैंगो ने सिर हिलाकर कहा, उसे और कैमरे पर काम करने वाली उसकी साथी औरत से मुझे सिस्टीन चैपल के बाहर मुलाकात करनी है। उन्हें वहां लेकर आओ। और मिस्टर लैंगडन, क्या आपको तीसरे सुराग के बारे में कुछ पता चला? जी हाँ फादर, मैं जान गया हूँ कि तीसरी हत्या कहाँ होने वाली है। तो ठीक है, ओलिवेटी और आप वहाँ जाइए और मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी करने जा रहा हूँ। अगला अध्याय। जब वे लोग सेंटा मारिया चर्च पहुँचे उस वक्त 10 बजने में 15 मिनट बाकी थे। इधर वे लोग अपने अपने मोर्चे संभाल रहे थे और उधर चर्च के अंदर कहीं किसी कोने में हसैसिन के फ़ोन की घंटी बज रही थी। ये जानूस का फ़ोन था। हसैसिन मुस्कुराया और बोला, क्या बात है मास्टर? हो सकता है तुम्हारी जगह का पता चल गया हो। कोई तुम्हें रोकने के लिए आ रहा है। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मास्टर। उन्हें बहुत देर हो चुकी है। मैंने यहाँ सारा इंतज़ाम कर लिया है। मेरे रास्ते में जो भी आएगा वो मारा जाएगा। जो तुम्हारे रास्ते में हैं वो सब जानकार लोग हैं। तुम उस अमरीकी स्कॉलर के बारे में बात कर रहे हो। ठंडे दिमाग का है लेकिन एकदम भोंदू है। उसने मुझसे फ़ोन पर बात की थी।
लेकिन उसके साथ जो औरत है वो उससे ठीक उल्टी है, एकदम तीखी मिर्ची। फोन लाइन पर थोड़ी देर के लिए कोई आवाज नहीं सुनाई दी। पहली बार हसैसिन को अपने इल्यूमिनाटी मालिक के अंदर कशमकश चल रही महसूस हो रही थी। आखिरकार जानोस ने कहा, अगर जरूरत पड़े तो दोनों को खत्म कर दो। हत्यारा मुस्कुराया और बोला, समझिए आपका काम हो गया। फोन बंद करके उसने मन ही मन कहा, लेकिन उस औरत को तो मैं इनाम के तौर पर रखूंगा। अगला अध्याय। लैंगडन और विटोरिया एक संकरी गली से चर्च पर नजर रखे हुए थे। ओलिवेटी ने इस बार उन्हें खुलेआम अंदर जाने से रोक दिया था, क्योंकि उन दोनों के चेहरे टीवी पर दिखाए जा चुके थे। उस वक्त 10 बजने में सिर्फ 5 मिनट बाकी थे जब उन्हें सामने लैंप के नीचे 2 काले साए नजर आए। दोनों ने पादरियों जैसे कपड़े पहन रखे थे। उनमें से एक बुजुर्ग लग रहा था और उसे चलने में तकलीफ हो रही थी। वो झुक कर चल रहा था। दूसरे की कदकाठी बड़ी थी और वो उसकी मदद कर रहा था। आधे मिनट से भी कम समय में लैंगडन और विटोरिया उनके नज़दीक पहुंच गए और दोनों तरफ से उन्हें घेर लिया। विटोरिया के हाथ में वो छोटी सी गन थी जो ओलिवेटी ने उन्हें अपनी सुरक्षा के लिए यूं ही थमा दी थी। दोनों सायों पर वो बंदूक तानते हुए विटोरिया ने गुर्राते हुए स्वर में उन्हें वहीं रुक जाने को कहा, और जवाब में उनको सुनाई दी 2 औरतों की डरी हुई चीखें, जिन्हें सुनकर वे दोनों हक्के बक्के रह गए। 2 बुजुर्ग महिलाएं उनके आगे खड़ी थीं और नाराजगी से अपने लबादों के नीचे से उन्हें देख रही थीं। विटोरिया के माफ़ी मांगने पर वे गुस्से से बड़बड़ाती हुई वहां से चली गईं, और फिर उन्हें दिखाई दिया वो नज़ारा जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। चर्च की इमारत के भीतर से शीशे की रंगीन खिड़की से शैतानी आंखों की तरह लगातार तेज होती आग की लपटें उन्हें अब साफ नजर आ रही थीं। तेजी से दौड़ते हुए जब वे चर्च के अंदर पहुंचे तो वहां का नज़ारा देखकर दंग रह गए। उसके बीचों बीच मुख्य गुंबद के ठीक नीचे चर्च में बैठने के लिए रखी गई मेज़ों को एक के ऊपर एक ऊंचाई तक जमा कर दिया गया था, और ये ढेर अब चिता की तरह जल रहा था। इसकी लपटें ऊपर गुंबद को छू रही थीं, और आग के ठीक ऊपर रस्सियों से बंधा एक इंसान लटक रहा था। वो इंसान अब भी जिंदा था। उसकी छाती पर गर्म सलाखों से दाग कर एक चिन्ह जैसा बनाया गया था। हालांकि वो चिन्ह नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन वे दोनों अच्छी तरह जानते थे कि वो क्या था। दोनों के दिमाग में इस वक्त एक ही विचार कौंधा कि जैसे भी संभव हो कार्डिनल की मदद करनी चाहिए। इसी विचार के वशीभूत लैंगडन आग की तरफ दौड़ा और किसी मदद की तलाश में विटोरिया चर्च से बाहर की तरफ। लेकिन बाहर निकलते ही विटोरिया को जो नज़ारा उसके सामने नजर आया, उसे देखकर उसे लगा जैसे पूरा का पूरा चर्च उसके पैरों के नीचे धंसता जा रहा हो। उसके ठीक सामने कमांडर ओलिवेटी की क्षत विक्षत लाश पड़ी हुई थी। उसके सिर को 180 डिग्री के कोण पर उल्टी दिशा में मरोड़ दिया गया था। वो अभी इस सदमे से पूरी तरह संभल भी नहीं पाई थी कि उसे अपने पीछे एक आवाज़ सुनाई दी। बंदूक हाथ में थामे वो पीछे मुड़ी, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। उसकी गर्दन पर जोर से एक वार हुआ और फिर उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। अब बारी थी लैंगडन की। वो चर्च के भीतर किसी ऐसी चीज की तलाश कर रहा था जिससे मरते हुए कार्डिनल की कोई मदद कर सके। तभी उसे काले रंग की एक राक्षसी आकृति अपनी तरफ बढ़ती नजर आई। वो तेजी से चर्च के बाहर भागा, लेकिन हसैसिन बराबर उसके पीछे था। बहुत देर के खूनी संघर्ष के बाद वो किसी तरह उसे धोखा देने में सफल हो गया। हसैसिन को लगा कि उसकी चलाई गोली से लैंगडन मर चुका है, लेकिन सौभाग्य से वो गोली सिर्फ उसकी बाह को खरोंचते हुए ही निकल गई थी। अपनी जीत के नशे में चूर हसैसिन विटोरिया को लेकर वहां से चला गया। अगला अध्याय। 3 बार वोट देने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी, लेकिन फिर भी पोप का चुना जाना अभी बाकी था। तभी बाहरी दरवाजे की कुंडी खड़खड़ाई और दरवाज़ा धीरे धीरे खुलने लगा। अंदर मौजूद सभी लोगों को लगा कि शायद प्रेफराटी यानी चारों मुख्य कार्डिनल वापस आ गए हैं। लेकिन जब दरवाज़ा खुला तो कैमरलैंगो को अंदर आते देखकर मोर्टाटी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। वेटिकन के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ था कि सभा स्थल को बंद करने के बाद कैमरलैंगो उसकी दहलीज को पार कर अंदर दाखिल हो रहा था। आखिर ये आदमी चाहता क्या है? मोर्टाटी के मन में विचार उभरा। कैमरलैंगो वेदी के पास पहुंचा और हैरान कार्डिनल्स की तरफ मुड़कर
उनको कुछ कहने लगा। सज्जनों, जितना संभव था उतनी देर मैंने इंतज़ार कर लिया, लेकिन कुछ बात ऐसी है जिसे जानने का आपको हक है। और फिर कैमरलैंगो ने नफ़रत और धोखे की जो कहानी सुनाई, उसे सुनकर सब लोगों के बदन में कंपकंपी दौड़ गई। कैमरलैंगो ने उन्हें कार्डिनल्स के अपहरण के बारे में बताया, उनकी हत्या हो जाने के बारे में बताया, उन्हें प्राचीन इल्यूमिनाटी के बारे में बताया और उसके फिर से मजबूत होने और चर्च से बदला लेने के निश्चय के बारे में बताया। दर्द भरी आवाज़ में स्वर्गीय पोप के बारे में भी बताया, जिनकी इल्यूमिनाटी ने हत्या की थी। और आखिर में उन्होंने नई टेक्नोलॉजी, खतरनाक एंटी मैटर के बारे में बताया, जिसकी वजह से अगले 2 घंटे के अंदर पूरे वेटिकन के नष्ट होने का खतरा था। आज से पहले पोप के चुनाव के लिए आयोजित किसी भी कॉन्क्लेव के दौरान टीवी कैमरों को अंदर आने की इजाज़त नहीं दी गई थी, लेकिन कैमरलैंगो अपने साथ टीवी कैमरे भी लेकर आए थे। उनके साथ बीबीसी के 2 रिपोर्टर्स थे, जिनमें से एक महिला थी और एक पुरुष। उन्होंने घोषणा की कि वे लोग उनके बयान को पूरी दुनिया में प्रसारित करेंगे। और अब कैमरलैंगो सीधे कैमरे को देखकर बात कर रहे थे। उनकी आवाज़ भारी हो रही थी, लेकिन उन्होंने कहना शुरू किया, इल्यूमिनाटियों को और विज्ञान वाले लोगों को मैं ये कहना चाहूँगा कि आपने ये युद्ध जीत लिया है। ये चक्र बहुत लंबे समय से चल रहा था, आपकी जीत को कोई रोक नहीं सकता था। आज से पहले ये बात कभी इतने स्पष्ट तौर पर नहीं कही गई थी, लेकिन अब विज्ञान ही नया भगवान है। मोर्टाटी सोच रहा था, ये आदमी क्या बोल रहा है? ये कहीं पागल तो नहीं हो गया है? सारी दुनिया इस समय इसकी बात सुन रही है। लेकिन कैमरलैंगो लगातार बोलते जा रहे थे, हम अपनी हार स्वीकार करते हैं। ये युद्ध अब विज्ञान ने जीत लिया है, लेकिन विज्ञान की जीत की कीमत हम सभी ने चुकाई है, और ये कीमत बहुत ऊंची है। ये सच है कि विज्ञान ने हमें बहुत सी सुविधाएं दी हैं, बीमारियों से होने वाली तकलीफ़ों को कम किया है, हमारी मेहनत को कम किया है, लेकिन इसने हमारी दुनिया को विस्मय के भाव से शून्य कर दिया है। हमारी चेतना अब सिर्फ वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में बदल कर रह गई है। यहाँ तक कि जो टेक्नोलॉजी हमें जोड़ने का दावा करती है, वही हमें विभाजित कर रही है। हम सभी इस दुनिया से इलेक्ट्रॉनिक तरीकों से जुड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों हम अकेलापन महसूस करते हैं। हमारे चारों तरफ हिंसा है, अलगाव है, धोखेबाजी है, और इसीलिए इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि आज मनुष्य अपने आप को जितना अवसाद से ग्रस्त और हारा हुआ अनुभव करता है, उतना मानव के इतिहास में पहले कभी नहीं था। विज्ञान अजन्मे भ्रूण की जांच कर सवालों के जवाब ढूंढता है। वो हमारे डीएनए तक को बदलने की कोशिश कर रहा है। ईश्वर की बनाई सृष्टि को लगातार छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर न जाने किन चीज़ों के अर्थ ढूंढने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बदले में इसे मिल रहे हैं और भी सवाल, अनगिनत सवाल। मोर्टाटी हैरान होकर ये सब सुन रहा था। कैमरलैंगो की बातें सम्मोहन जैसा काम कर रही थीं। उसकी शारीरिक गति और आवाज़ में जो ऊर्जा थी, वैसी वेटिकन की वेदी पर मोर्टाटी ने आज से पहले कभी नहीं सुनी थी। इस इंसान की आवाज़ में दृढ़ विश्वास था और साथ ही थी एक गहरी उदासी। वो कह रहे थे, धर्म और विज्ञान के बीच की प्राचीन लड़ाई अब खत्म हो चुकी है। आप जीत चुके हैं, लेकिन आपने ये जीत ईमानदारी से हासिल नहीं की है। आपने जवाब देकर जीत नहीं हासिल की है। आपने समाज को झकझोर कर विजय हासिल की है, इस तरह से कि जिन सत्यों को लोग अपना आदर्श मानते थे, वो आज किसी काम के नहीं लगते। धर्म इसके साथ नहीं चल पा रहा है। विज्ञान बहुत तेजी से प्रगति कर रहा है। हर नई खोज अगली खोज के दरवाजे खोलती है, लेकिन जैसे जैसे धर्म पीछे छूटता जा रहा है, हम एक तरह के आध्यात्मिक सूनेपन में धंसते जा रहे हैं। हम अर्थ ढूंढने के लिए रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। आप कहते हैं कि विज्ञान हमारी रक्षा करेगा, लेकिन मैं कहता हूँ कि विज्ञान ने हमें बर्बाद किया है। विज्ञान ने अपना वादा पूरा नहीं किया है। दक्षता और सरलता के वादे ने हमें सिर्फ प्रदूषण और अव्यवस्था दी है। आज हम एक विखंडित और उच्छृंखल प्रजाति बन चुके हैं, जो सिर्फ विनाश के रास्ते पर चल रहे हैं। ये विज्ञान नाम का भगवान आखिर है कौन? ये कैसा भगवान है जो अपने लोगों को शक्ति तो देता है, लेकिन उसके इस्तेमाल के लिए
एक नैतिक रूपरेखा नहीं देता? ये कैसा भगवान है जो अपने बच्चे को आग तो देता है लेकिन उसके खतरों से उसे आगाह नहीं करता? ये हमें एटम बमों के बारे में तो बताता है, लेकिन इसमें कोई अध्याय ऐसा नहीं है जो ये बताता हो कि ये चीज़ अच्छी है या बुरी है। मैं विज्ञान से कहना चाहता हूँ कि चर्च थक चुका है। आपके द्वारा बताए दिशा निर्देशों का पालन करते करते हम थक चुके हैं। आप बड़े पैमाने पर नरसंहार के लिए नए नए हथियार बनाते जाते हैं, लेकिन पोप दुनिया भर में घूम घूम कर नेताओं से नियंत्रण बनाए रखने की गुहार लगाते हैं। आप डीएनए को कॉपी करने की कोशिश करते हैं, क्लोनिंग करते हैं, लेकिन चर्च इसके नैतिक परिणामों के बारे में लोगों को आगाह करता है। आप लोगों को फ़ोन, वीडियो और कंप्यूटर पर संपर्क बनाने को कहते हैं, लेकिन चर्च अपने दरवाजे खोलकर लोगों को याद दिलाता है कि हम आमने सामने लोगों से मिलें, जिसके लिए हम बने हैं। और आप लोग हमेशा कहते हैं कि चर्च नासमझ है, लेकिन मुझे ये बताइए कि असल में ज़्यादा नासमझ कौन है? चर्च आपके साथ बात करना चाहता है। हम हर व्यक्ति से बात करना चाहते हैं, और हम जितना आपके करीब आने की कोशिश करते हैं, आप हमें उतना ही दूर धकेलते हैं। आप लोग ईश्वर में विश्वास चाहे करें या ना करें, लेकिन आपको इस बात पर यकीन करना ही होगा कि जब एक जीव समूह के रूप में हम अपने से बड़ी किसी शक्ति के अस्तित्व से इनकार करते हैं, तो असल में हम अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ रहे होते हैं। हर तरह की आस्था हमें ये बताती है कि दुनिया में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी समझ से परे हैं, एक ऐसी चीज़ जिसके प्रति हमारी जिम्मेदारी है। आस्था हमें एक दूसरे के प्रति जवाबदेह बनाती है, अपने प्रति जवाबदेह बनाती है, और एक ऊंचे सत्य के प्रति भी। धर्म में कमियां हैं, ज़रूर हैं, क्योंकि मनुष्य के अंदर कमियां हैं। अगर बाहर की दुनिया भी इस चर्च को उसी ढंग से देख पाती जैसे मैं देखता हूँ, तो उन्हें आधुनिक काल का एक चमत्कार दिखाई देगा। सामान्य से लोगों की एक ऐसी जमात जो इस बेलगाम होती जा रही दुनिया में बस सहानुभूति का, नैतिकता का एक स्वर बनना चाहते हैं। इतना कहकर कैमरलैंगो ने कार्डिनलों के समूह की ओर इशारा किया और बीबीसी के कैमरे सहज रूप से उसी दिशा में मुड़ गए। अब कैमरा सारे कार्डिनल्स को दिखा रहा था। कैमरलैंगो ने फिर से कहा, क्या हम पुराने पड़ चुके हैं? क्या ये लोग डायनासोर हैं? और मैं, चाहे इनमें और मुझ में कितनी भी कमियां हों, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि क्या वाकई दुनिया को गरीबों, कमज़ोरों, पीड़ितों के लिए बोलने वालों की ज़रूरत नहीं है? क्या हमें सचमुच ऐसे लोगों की ज़रूरत नहीं है जो अपना पूरा जीवन हमसे ये विनती करने में बिता देते हैं कि हम अपनी नैतिकता को ना भूलें और गलत रास्ते पर ना जाएं? अब मोर्टाटी को पूरी तरह से समझ में आ चुका था कि कैमरलैंगो एक बेहतरीन चाल चल रहे हैं। कार्डिनलों को कैमरे पर दिखाकर वो चर्च को मानवीय बना रहे हैं। वेटिकन सिटी अब सिर्फ एक इमारत नहीं रह गया था, वो एक व्यक्ति बन गया था। कैमरलैंगो की तरह का व्यक्ति जिसने अच्छाई की सेवा में अपनी पूरी जिंदगी बिताई थी। मोर्टाटी मन ही मन मुस्कुरा दिया। कैमरलैंगो के इस कदम का किसी के पास भी कोई जवाब नहीं था, और इससे चर्च को जो फायदा होने वाला था उसकी तो गणना भी नहीं की जा सकती थी। उधर कैमरलैंगो की आवाज़ अब भी कैमरे पर गूंज रही थी। आज की रात हम एक गहरी खाई के सिरे पर खड़े हैं। हम में से किसी को भी निष्ठुर होने की इजाज़त नहीं है। आप इस विपदा को चाहे जो नाम दें, शैतान, भ्रष्टाचार या अनैतिकता, लेकिन ये शक्ति जिंदा है और हर रोज़ ताकतवर हो रही है। इसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। ये ताकत बड़ी ज़रूर है, लेकिन इतनी बड़ी नहीं है कि हम इसे हरा ना पाएं। अच्छाई आज भी जीत सकती है। अपने दिल की आवाज़ सुनिए, ईश्वर की आवाज़ सुनिए। हम सब एक साथ मिलकर इस गहरी खाई के सिरे से अब भी वापस लौट सकते हैं। आइए और मेरे साथ प्रार्थना कीजिए। इतना कहकर कैमरलैंगो वेदी पर झुक गए। वहां जमा सारे कार्डिनल भी अपने घुटनों के बल बैठकर कैमरलैंगो के साथ प्रार्थना करने लगे, और उनके साथ ही सेंट पीटर्स चर्च के बाहर और पूरी दुनिया भर में लाखों करोड़ों लोग भी उनके साथ प्रार्थना के लिए झुक गए। अब मोर्टाटी के मन में कतई संदेह नहीं बचा था। बेशक कैमरलैंगो ने कॉन्क्लेव के नियमों को तोड़ा था, लेकिन इसके अलावा उनके पास और कोई रास्ता ही नहीं था। मदद के लिए ये उनकी एक नाटकीय और आखिरी कोशिश थी।
कैमरलैंगो एक साथ अपने दोस्तों और दुश्मनों दोनों से संवाद कर रहे थे। दोनों से ही वो इस पागलपन को बंद करने की विनती कर रहे थे। बेशक उनकी आवाज़ सुनकर कोई ना कोई आगे ज़रूर आएगा जिसे इस पूरे घटनाक्रम के पागलपन का एहसास होगा। अगला अध्याय। वेटिकन के अंदर गंथर ग्लिक जैसे 7वें आसमान पर था। सिस्टीन चैपल से निकलकर वो कैमरलैंगो के पीछे पीछे चल रहा था। कुछ ही पल पहले उसने इस दशक का सबसे महत्वपूर्ण टीवी प्रसारण किया था। क्या बेहतरीन प्रसारण था वो। कैमरलैंगो ने मंत्रमुग्ध कर देने वाली बातें की थीं। अब तक वे लोग हॉलवे में आ चुके थे। कैमरलैंगो ग्लिक की तरफ मुड़े और बोले, मैंने स्विस गार्ड्स को आपके लिए फ़ोटो जमा करने को कहा है। ये तस्वीरें देखकर आपको खुशी नहीं होगी। जलने की विभत्स तस्वीरें, काली जीभ, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इसे दुनिया को दिखाएं। गंथर ग्लिक को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। उसे लगा खुशी के मारे उसके दिमाग की नसें फट जाएंगी। बड़ी मुश्किल से अपनी उत्तेजना को नियंत्रण में रखते हुए उसने कहा, क्या आप पक्के तौर पर ये कह रहे हैं? हाँ, स्विस गार्ड आपको एंटी मैटर के डिब्बे के बारे में भी एक लाइव वीडियो फीड दिखाएंगे जिसमें इसका काउंटडाउन चल रहा है। जल्दी ही इल्यूमिनाटी को पता चल जाएगा कि उन्होंने अपनी ताकत के बारे में ज़रूरत से ज़्यादा ही अनुमान लगा लिया था। कैमरलैंगो ने दृढ़ स्वर में कहा। ठीक उसी वक्त टाइबर नदी के सामने बने पत्थर की विशाल आकृति के पास पत्थर की बनी एक सुरंग में गोल गोल घूमता हुआ असैसिन विक्टोरिया को कंधे पर लादे ऊपर ले जा रहा था। चर्च ऑफ इल्यूमिनेशन, प्राचीन इल्यूमिनाटी के मिलने की जगह थी। अपनी जीत पर बेहद खुश और इतराता हुआ असैसिन जल्दी जल्दी कदम बढ़ा रहा था। अंदर जाकर उसने उसे एक दीवान पर लिटा दिया और उसके हाथ पैर मजबूती से बांध दिए। अभी उसके लिए एक काम करना और बाकी था, फिर वो अपने इस इनाम का लुत्फ उठाएगा। उसकी गर्दन की एक विशेष नस को दबाकर उसे बेहोश करने के बाद वो उसे वहीं छोड़कर नीचे एक सुरंग में चला गया जहां सिर्फ मशालों की रोशनी दिखाई दे रही थी। एक टेबल पर धातु की बनी विभिन्न पवित्र आकृतियां रखी हुई थीं। पानी, अब यही उसका आखिरी काम बचा था। उसने उस आकृति को उठाया और दीवार से मशाल निकालकर उसके छोर को गर्म करने लगा। आज वो 3 बार ये काम पहले भी कर चुका था। जब धातु का सिरा तपकर बिल्कुल सफ़ेद हो गया तो वो उसे लेकर काल कोठरी के अंदर गया। अंदर एक बुजुर्ग व्यक्ति खड़ा था, अकेला और चुपचाप। हत्यारे ने फुफकारते हुए कहा, अब तेरी बारी है बुड्ढे, मरने के लिए तैयार हो जा। अगला अध्याय। पत्थर के एक विशाल ताबूत के नीचे लैंगडन बेहोशी की हालत में पड़ा था। यहाँ छुपकर वो किसी तरह से हत्यारे को चकमा देने में तो सफल हो गया था, लेकिन अनगिनत चोटों, हत्यारे की गोली के उसकी बाह को छीलते हुए निकल जाने के कारण बने घाव और ताबूत की घुटन के कारण वो बेहोश हो चुका था। जब आग बुझाने वाली गाड़ियां वहां पहुंची और उन्होंने अपना काम खत्म किया, तब उनमें से एक कर्मचारी की नज़र उसकी बाह पर पड़ी और उन्होंने बड़ी मुश्किल से उसे ताबूत के नीचे से खींचकर बाहर निकाला। होश में आने के बाद जब उसने अपने आसपास की सारी स्थितियों का जायजा लिया और उसे सारी बातें समझ में आईं, तो उसके अंदर भय की एक सिहरन दौड़ गई। कार्डिनल मर चुका था, ओलिवेटी भी मर चुका था और विक्टोरिया को हत्यारा उठाकर ले गया था। न जाने उस पर क्या बीत रही होगी, वो जिंदा भी होगी या नहीं। लैंगडन को अचानक एक बहुत ही डरावने अकेलेपन का एहसास हुआ। उसने अपनी घड़ी की तरफ नज़र डाली। अगली हत्या में अभी आधा घंटा बाकी था। इस बात ने उसे थोड़ी ताकत दी, यानी अभी भी कुछ हो सकता था। अभी भी हत्यारे का पता लगाया जा सकता था, चौथी हत्या को रोका जा सकता था और अगर विक्टोरिया जिंदा हुई तो उसे भी ढूंढा जा सकता था। वो तेजी से बर्निनी की सेंट टेरेसा की मूर्ति की तरफ बढ़ा। सुनहरी लौ की पृष्ठभूमि में बर्निनी का देवदूत साफ नजर आ रहा था। उसके हाथों में एक नुकीली आग की बर्छी थी। बर्छी की दिशा चर्च की दाहिनी तरफ जा रही थी। लैंगडन ने फायर ब्रिगेड टीम के एक आदमी से वहां का नक्शा मांगा और उस नक्शे में कुछ मिनट माथापच्ची करने के बाद उसकी आंखें हीरे की तरह चमकने लगीं। उसने चौथे ठिकाने को ढूंढ निकाला था। ये था पियाज़ा नवोना, द फाउंटेन ऑफ द 4 रिवर्स। बर्निनी की बनाई गई इस कलाकृति में प्राचीन काल की 4 नदियों नील, गंगा, डैन्यूब और रियो प्लाटा को श्रद्धांजलि दी गई थी। अपने ठिकाने का पता चलते ही उसके शरीर में एक अजीब सी फुर्ती भर गई।
उसने लोगों की नज़रें बचाते हुए कमांडर ओलिवेटी के पास पड़ा उसका सेमी ऑटोमेटिक वॉकी टॉकी चुपचाप उठा लिया और साथ ही उसका रिवॉल्वर भी। फिर वो सबकी नज़रों से बचता हुआ चुपचाप दरवाजे से बाहर निकल गया। अब सवाल ये था कि वो अपनी मंजिल तक पहुंचे कैसे। स्विस गार्डों की चमचमाती गाड़ियां इस बार उसका साथ देने के लिए वहां मौजूद नहीं थीं। उसने इधर उधर देखा और फिर आखिरकार एक फैसला कर लिया। उसने अपनी जेब से गन निकाली और कुछ ऐसा किया जो उसके व्यक्तित्व से कहीं दूर दूर तक मेल नहीं खाता था। उसे लगा जैसे शैतान ने उसकी आत्मा पर भी कब्जा कर लिया हो। वो सड़क के किनारे खड़ी एक सेडान गाड़ी की तरफ गया। गाड़ी की खुली खिड़की से ड्राइवर के सिर पर बंदूक तानते हुए उसने कहा, बाहर निकलो। कांपता हुआ वो आदमी बाहर निकला। लैंगडन कूदकर ड्राइवर की सीट पर बैठ गया और गाड़ी लेकर तेजी से वहां से निकल गया। अगला अध्याय। रोचर कैमरलैंगो को सिस्टीन चैपल से वापस पोप के ऑफिस ला रहा था। वहां पहुंचने पर कैमरलैंगो ने भारी आवाज में पूछा, ओलिवेटी की कोई खबर मिली? नहीं सर, मुझे लग रहा है कि कुछ गड़बड़ हो गई है। मैं आज की रात बहुत थक गया हूँ रोचर। लगता है मैंने बहुत ज़्यादा काम कर लिया है। मैं प्रार्थना करने के लिए ऑफिस में जा रहा हूँ। कोई मुझे परेशान न करे। बाकी सब प्रभु के हाथों में है। और हाँ, अगर ठीक 11:15 बजे तक तुम उस बॉक्स को ना ढूंढ पाओ तो कार्डिनल्स को बाहर निकालने का इंतज़ाम करना। मैं उनकी सुरक्षा तुम्हारे हाथों में सौंप रहा हूँ। एक बात का ध्यान रहे, उन लोगों को पूरे सम्मान से बाहर निकाला जाए। और आप सर, क्या मैं आपको लेने भी आ जाऊं 11:15 बजे? रोचर ने पूछा। उसकी कोई ज़रूरत नहीं होगी। मैं अपना अंतिम समय अपने ईश्वर के साथ बिताना ज़्यादा पसंद करूँगा। कैमरलैंगो की ये बात सुनकर रोचर के चेहरे पर उदासी के बादल घिर आए। चुपचाप सिर झुकाकर वो बाहर हॉल में निकल आया। तभी एक गार्ड दौड़ता हुआ उसके पास पहुंचा। उसका नाम था लेफ्टिनेंट चार्ट्रैंड। उसने एक मोबाइल फ़ोन आगे करते हुए कहा, कैप्टन, मुझे लगता है कैमरलैंगो के भाषण का काफ़ी असर हुआ है। फ़ोन पर कोई आदमी कह रहा है कि उसके पास कुछ उपयोगी जानकारी है जिससे हमारी मदद हो सकती है। उसने वेटिकन के एक प्राइवेट एक्सटेंशन पर फ़ोन किया था। मुझे ये नहीं पता कि उसे हमारा नंबर कहाँ से मिला। वो कहता है कि वो किसी बड़े ऑफिसर से ही बात करेगा। रोचर ने रिसीवर अपने हाथ में लिया और बोला, मैं कैप्टन रोचर बोल रहा हूँ। कहिए, आप कौन हैं? फ़ोन करने वाले ने जब अपनी बात पूरी कर ली और फ़ोन रख दिया तो रोचर हैरान था। अब उसे पता चल चुका था कि उसे कौन हुक्म दे रहा था। दूसरी तरफ सर्न में डायरेक्टर की सेक्रेटरी सिल्वी अपनी टेबल पर कुछ काम कर रही थी कि तभी मेज़ पर रखी फ़ोन की प्राइवेट लाइन की घंटी बजी। फ़ोन उठाने पर उधर से आवाज़ आई, मिस सिल्वी, मैं डायरेक्टर कोलर बोल रहा हूँ। मेरे पायलट को कांटेक्ट करो। मुझे मेरा जेट 5 मिनट में तैयार चाहिए। अगला अध्याय। चिनीता मैक्री दोनों हाथ कमर पर रखे गुस्से से गंथर ग्लिक को घूर रही थी। आखिरी वक्त में मदद करने वाला परोपकारी, ये क्या बकवास है गंथर? ग्लिक अच्छी तरह से समझ रहा था कि चिनीता मैक्री उससे जल रही थी। ये तो गंथर की किस्मत अच्छी थी कि कैमरलैंगो के भाषण के बाद संयोग से वो सही समय पर सही जगह पर मौजूद था। उसने रोचर को अपने लोगों को एक नया आदेश देते हुए सुना था। शायद रोचर को किसी रहस्यमय व्यक्ति ने फ़ोन किया था जिसके बारे में रोचर का दावा था कि उसके पास वर्तमान संकट के बारे में कुछ खास जानकारियां थीं। रोचर इस तरह से बात कर रहा था जैसे वो आदमी इनकी मदद करने के लिए वहां आने वाला था। वैसे तो ये सारी बातें निजी तौर पर हो रही थीं, लेकिन गंथर ने उन्हें सुना और फिर उसके बाद उसने वही किया जैसा कोई भी बेशर्म रिपोर्टर करता है। उसने तुरंत इस खबर को प्रसारित कर दिया। अपनी बात को और प्रभावी बनाने के लिए उसने जोड़ा, ईश्वर के अपने शहर में चौंकाने वाली नई घटनाएं। एक रहस्यमय अतिथि वेटिकन सिटी की रक्षा करने के लिए बस पहुंचने ही वाला है। आखिरी वक्त में मदद करने वाला फरिश्ता। अपनी आज रात की इतनी सारी सफलताओं से वो गर्व में इतना फूल गया कि उसने बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी। इन्हीं सब बातों के कारण मैक्री इस समय खड़ी उसे डांट रही थी। तुम एक नंबर के गधे हो गंथर। तुमने हम सबको मुसीबत में डाल दिया है। तुम्हारे साथ साथ मैं भी फंस जाऊंगी। तुम्हें ये कहने की क्या जरूरत थी कि राष्ट्रपति जॉर्ज बुश इल्यूमिनाटी थे? और फिर सर्न के बारे में तुमने जो बकवास की वो देखना, कल ही तुम्हारे दरवाजे के सामने वकीलों की लंबी लाइन लगी होगी। गंथर पर उसकी बातों का कोई असर नहीं हुआ। वो बड़े ही मज़े से इतराते हुए बोला,
अरे जरा ये तो सोचो, सन 1950 में धरती से इल्यूमिनाटी गायब हुए और ठीक उसी समय सर्न की स्थापना हुई। दुनिया भर के सारे वैज्ञानिकों के लिए सर्न स्वर्ग के समान है। और मजे की बात कि उन्होंने उसके बाद चर्च को बर्बाद करने के लिए हथियार बनाया और वो हथियार गुम हो गया। असल में ब्रदरहुड खत्म हुआ ही नहीं था। इल्यूमिनाटी को अपना ठिकाना बदलना था और वो अपनी पुरानी जगह से हटकर सर्न आ गए। मैं ये नहीं कहता कि सर्न के अंदर हर आदमी इल्यूमिनाटी है। काफी लोग निर्दोष भी होंगे वहां, लेकिन ऊंचे पदों पर बैठे सारे लोग पक्के तौर पर इल्यूमिनाटी ही हैं। तुमने कभी मानहानि के बारे में सुना है गंथर, और उसके लिए दिए जाने वाले मुआवजे के बारे में? ग्लिक मुस्कुराया। अब उसे मैक्री की ईर्ष्या साफ साफ नजर आ रही थी, लेकिन उसे इन सब बातों की कोई परवाह नहीं थी। वो अंदर ही अंदर बहुत खुश था। वो जानता था कि मैक्री की जलन की ये भावना थोड़ी देर में खत्म हो जाएगी। अब उसका दिमाग किसी दूसरे ख्याल में डूबा था। अगर सर्न इल्यूमिनाटियों का मुख्य स्थान था, तो क्या वो अपने बदनाम इल्यूमिनाटी हीरे को भी वहां रखते थे? ग्लिक ने उसके बारे में इंटरनेट पर पढ़ रखा था। एक ऐसा दोष रहित हीरा जो प्राचीन तत्वों से बना था और उसकी पूर्णता को देखकर किसी को भी हैरानी हो सकती थी। ग्लिक इस वक्त बैठा यही सोच रहा था कि काश सर्न में उसे उस हीरे का भी पता ठिकाना आज की रात मिल जाए तो बस मजा ही आ जाएगा। अगला अध्याय। लैंगडन प्याजा नवोना पर फाउंटेन ऑफ द फोर रिवर्स के ऐन सामने खड़ा था। 11 बजने में अभी 15 मिनट बाकी थे। पूरा प्याजा सुनसान था। ये फव्वारा काफी ऊंचा था। संगमरमर से बना एक उबड़ खाबड़ पहाड़ जिसमें ढेरों छेद बने थे और जिनसे पानी बाहर निकल रहा था। इसके ऊपर एक चौकोर खंभा था जो करीब 40 फुट ऊंचा था। खंभे के सबसे ऊपरी हिस्से पर एक अकेला कबूतर चुपचाप बैठा नजर आ रहा था। अभी आखिरी जगह तक पहुंचना बाकी है, लैंगडन ने खुद को याद दिलाया। ये फव्वारा उसे उसकी अंतिम मंजिल की ओर ले जाने वाला था, यानी इल्यूमिनाटियों की गुप्त जगह द चर्च ऑफ इल्यूमिनेशन तक। पता नहीं वो जगह अब भी मौजूद थी या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि हसैसिन विक्टोरिया को उसी जगह पर लेकर गया हो। लैंगडन ने गौर से सारी आकृतियों को देखना शुरू किया। वो कोई ऐसा सुराग ढूंढ रहा था जो उसे 5वीं जगह तक जाने में मदद देता। इस महान कार्य में देवदूत करेंगे तुम्हारी सहायता। लेकिन इस फव्वारे में तो कहीं देवदूत था ही नहीं। उसने फव्वारे के चारों तरफ चक्कर लगाया और हर हिस्से को बेहद ध्यान से देखा, लेकिन देवदूत का नामो निशान तक वहां नहीं था। तभी अचानक उसे सामने सड़क पर अंधेरे में एक वैन की आवाज सुनाई दी। फव्वारे के 2 चक्कर लगाने के बाद वैन ठीक उस जगह पर आकर रुक गई जहां गाड़ी का खिसकाकर खुलने वाला दरवाजा पानी की सतह से बस कुछ ही इंच की दूरी पर था। अचानक वैन का दरवाजा खुला और एक लंबे चौड़े हट्टे कट्टे काले आदमी ने लोहे की मोटी मोटी जंजीरों में बंधे एक आदमी को पानी में धकेल दिया। इस आदमी के बदन पर एक भी कपड़ा नहीं था और एक जंजीर उसके मुंह पर इस तरह से बांधी गई थी जैसे घोड़ों के मुंह को बांध दिया जाता है। मदद के लिए उसकी आवाज वहीं दबकर खत्म हो जा रही थी। जैसे ही धकेलने वाला काला आदमी वैन से बाहर निकला, लैंगडन ने अपनी जेब से गन निकालकर उसके ऊपर तान दी। उस आदमी ने आत्मसमर्पण की मुद्रा में अपने हाथ ऊपर उठा दिए। उस आदमी को खोलो, लैंगडन ने उसे आदेश दिया। हत्यारा हंस पड़ा और बोला, उसे भूल जाओ। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि तुम यहाँ उस औरत के लिए आए हो। ड्रामा मत करो। लैंगडन के जी में आया कि अभी उसके सीने में 2 गोलियां उतार दे, लेकिन खुद पर नियंत्रण करते हुए उसने कहा, कहाँ है विक्टोरिया? मेरे लौटने का इंतजार कर रही है। विक्टोरिया जिंदा है ये जानकर लैंगडन के अंदर उम्मीद की एक किरण जाग गई। क्या वो चर्च ऑफ इल्यूमिनेशन में है? तुम उस जगह को कभी नहीं ढूंढ पाओगे अमरीकी, भूल जाओ। लैंगडन ने फव्वारे की तरफ इशारा करते हुए कहा, मैं यहाँ तक भी तो आ ही गया हूं ना, वहां भी पहुंच जाऊंगा। यहाँ तक बहुत से लोग आ चुके हैं। आखिरी कदम सबसे मुश्किल होता है, भूल ही जाओ उसके बारे में। एक पल के लिए लैंगडन थोड़ी दुविधा में पड़ गया कि अब वो क्या करे। वो जानता था कि हत्यारा उसे कुछ बताने वाला नहीं था। गोली वो उसे मार नहीं सकता था क्योंकि वो विक्टोरिया और एंटीमैटर दोनों का पता जानता था। वो अभी कश्मकश में पड़ा ही था कि हत्यारे ने इस मौके का फायदा उठाया और लैंगडन पर झपट पड़ा। लैंगडन ने गन का ट्रिगर दबा दिया। गोली सीधी जाकर हत्यारे के पैर के अंगूठे में लगी, लेकिन तब तक वो लैंगडन तक पहुंच चुका था। गुत्थम गुत्था हुए दोनों पानी में गिर गए। लैंगडन के हाथ से गन भी छूटकर पानी में जा गिरी।
लैंगडन ने अपने दोनों पैरों को मोड़कर पूरी ताकत से हत्यारे के पेट पर धक्का मारा और उसकी पकड़ से छूट गया। मछली की तरह फिसलता हुआ वो कार्डिनल के पास जाकर उनकी जंजीरों को खींचकर उन्हें ऊपर लाने की कोशिश करने लगा। कार्डिनल बैजिया अभी जिंदा थे। काश वो किसी तरह से उनकी मदद कर पाता। उसने पूरी ताकत से उनकी जंजीरों को खींचने की कोशिश की। कार्डिनल का शरीर थोड़ा थोड़ा ऊपर उठने लगा, लेकिन तभी हत्यारे ने फिर से आकर उसे दबोच लिया। इस बार लैंगडन अपने आप को उसकी शैतानी पकड़ से नहीं छुड़ा पाया। असैसिन ने उसे पूरी तरह से पानी के अंदर डुबो दिया। अब लैंगडन पानी के अंदर ही अंदर हाथ पैर मार रहा था और बचने की कोशिश कर रहा था। उसने फव्वारे की तलहटी पर अपनी बंदूक को ढूंढने की कोशिश की। इधर उधर हाथ पैर मारते हुए उसके हाथ में एक काली सी चीज आई और उसे लगा कि उसे उसका रिवॉल्वर मिल गया है, लेकिन फिर उसे पता चला कि ये रिवॉल्वर नहीं बल्कि प्लास्टिक की एक नली थी। इस नली से तेजी से हवा बाहर आ रही थी। इसे फव्वारे के पानी में बुलबुले बनाने के लिए उसमें छोड़ा गया था। असैसिन के पैर में बहुत तेज जलन हो रही थी जहां पर लैंगडन की गोली लगी थी, लेकिन इस वक्त उसका पूरा ध्यान इस अमेरिकी को डुबाने पर था। एक बार वो उसके हाथ से छूट चुका था, इस बार वो उसे जाने नहीं देने वाला था। जैसा कि उसने अंदाजा लगाया था, धीरे धीरे उसके शिकार का संघर्ष हल्का पड़ता जा रहा था। अचानक लैंगडन का शरीर कठोर हो गया और वो जोर जोर से कांपने लगा। असैसिन के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। ये मौत के ठीक पहले होने वाली अकड़न थी, रिगर, यानी जब पानी फेफड़ों में पहली बार घुसता है। वो जानता था कि ये रिगर करीब 5 सेकंड तक चलता है। लैंगडन के केस में ये 6 सेकंड तक चला। उसके बाद उसके शिकार का शरीर बिल्कुल ढीला पड़ गया, एक ऐसे गुब्बारे की तरह जिसकी हवा निकल गई हो। उसके बाद भी वो उसे अगले 30 सेकंड तक पानी के अंदर ही दबाए रहा ताकि पानी उसकी छाती की नस नस में घुस जाए। फिर उसने उसे डूबकर तलहटी में बैठ जाने के लिए छोड़ दिया। अब उसका काम पूरी तरह खत्म हो चुका था और अब टाइम था उस काम के लिए इनाम पाने का। वो मुस्कुराता हुआ फव्वारे से बाहर निकला और अपनी वैन में जाकर बैठ गया। दूसरी तरफ शहर के दूसरे छोर पर विक्टोरिया को होश आ चुका था। वो पीठ के बल पड़ी थी। जब उसने हिलने डुलने की कोशिश की तो उसे अपने कंधों में तेज दर्द का एहसास हुआ। उसे ये समझने में थोड़ा वक्त लगा कि उसके हाथ पीठ के पीछे की तरफ बंधे हुए थे। उसने अपने चारों तरफ नजरें दौड़ाईं। वो एक ऊबड़ खाबड़ पत्थर के कमरे में थी जो काफी बड़ा और फर्नीचर से सजा हुआ था। वहां मशालों से रोशनी हो रही थी। उसके ठीक सामने एक बालकनी थी और छज्जे के बीच की खाली जगह से विक्टोरिया को पूरी वेटिकन सिटी साफ नजर आ रही थी। अगला अध्याय। रॉबर्ट लैंगडन फव्वारे की तलहटी में लेटा हुआ था। उसके मुंह में अब भी वो प्लास्टिक वाली नली लिपटी हुई थी। उस नली से पानी के अंदर झाग पैदा करने के लिए जो हवा निकल रही थी वो बहुत ही गंदी थी और उससे लैंगडन का गला जल रहा था, लेकिन उसे कोई शिकायत नहीं थी। कम से कम वो जिंदा था इसी नली की बदौलत। उसे ठीक से नहीं पता था कि पानी में डूबते हुए आदमी की नकल उसने कितनी अच्छी तरह से की थी, लेकिन जिंदगी भर पानी के आसपास रहने के कारण और एक अच्छा तैराक होने के कारण वो इस सारी प्रक्रिया के बारे में बखूबी जानता था। अंत में उसने अपने फेफड़ों से पूरी की पूरी हवा बाहर निकाल दी थी और सांस लेना बंद कर दिया था ताकि उसकी मांसपेशियां उसके शरीर को लेकर तलहटी में डूब जाएं। शुक्र था कि असैसिन को इस पर यकीन हो गया था और वो चला गया था। उसने धीरे धीरे अपने शरीर को पानी से ऊपर उठाया और बहुत ही हल्के से सिर निकालकर बाहर झांका। वैन वाकई जा चुकी थी। जल्दी जल्दी कुछ गहरी सांसें लेकर वो उस तरफ मुड़ा जहां कार्डिनल बैजिया थे। हालांकि वो जानता था कि इस वक्त तक उनके जिंदा होने की उम्मीद बहुत कम थी, लेकिन फिर भी वो कोशिश करना चाहता था। कार्डिनल के शरीर से बंधी जंजीरों को खींचते हुए वो उनके शरीर को जमीन तक लेकर आया। फिर पेट के अंदर से पानी निकालने के लिए कार्डिनल की छाती को दबाने लगा। बंद हुई सांसों को चालू करने के लिए उसने CPR की प्रक्रिया भी शुरू की, लेकिन 5 मिनटों की कोशिश के बाद उसे समझ आ गया कि अब कोई फायदा नहीं होने वाला था। वो आदमी जो आज पोप बनने वाला था उसके सामने ऐसी दयनीय हालत में मृत पड़ा था। लैंगडन ने धीरे से अपनी हथेली उनकी आंखों पर फिराई और ऊपर की ओर घूमी हुई पुतलियों को बंद कर दिया। ऐसा करते हुए उसे अपने अंदर से एक थकी हुई कंपकपाहट का अनुभव हुआ और फिर कई वर्षों में पहली बार लैंगडन रो पड़ा। अगला अध्याय। लैंगडन अब तक फव्वारे के 2 चक्कर लगा चुका था,
लेकिन उसे आगे बढ़ने के लिए कोई भी क्लू नहीं मिल रहा था। उसने अपनी घड़ी पर नजर डाली। ठीक 11 बजे थे। उसके दिमाग में विक्टोरिया और असैसिन की डरावनी छवि बार बार आ रही थी। उसकी हताशा बढ़ती जा रही थी और वो बुरी तरह से थका हुआ और हारा हुआ महसूस कर रहा था। उसे लगा जैसे वो बेहोश होकर गिर जाएगा। अपनी हताशा और निराशा को दूर करने के लिए उसने अपने सिर को पीछे झटका और रात के अंधेरे में जोर से चिल्लाया। उसने पत्थर के चौकोर खंभे के ऊपरी हिस्से की तरफ देखा। उसके शिखर पर जो चीज थी उसे उसने पहले भी देखा था, लेकिन इस बात पर उसका ध्यान नहीं गया था। इस बार उसकी नज़र वहां जाकर रुक गई। वो किसी देवदूत की मूर्ति नहीं थी। पहली नज़र में तो उसे ये फव्वारे का हिस्सा भी नहीं लगा था। उसे ये कोई जीवित प्राणी लगा था। शहर की गंदगी को साफ करने वाला पक्षी जो ऊंचे मीनार के शीर्ष पर बैठा था, एक कबूतर। लेकिन अजीब बात यह थी कि लैंगडन के यहाँ आने से लेकर अभी तक वो कबूतर उसी ही जगह पर बैठा था। नीचे हुई इतनी हलचल के बावजूद वो उसी जगह पर था। उस चौकोर खंभे पर बैठा वो पश्चिम की तरफ देख रहा था। अब लैंगडन ने आंखें सिकोड़कर उसे ध्यान से देखने की कोशिश की। काफी देर कोशिश करने के बाद उसे समझ में आया कि वो कबूतर असल में धातु का बना हुआ था, और साथ ही ये भी कि वो कबूतर नहीं था, वो डव था। और लैंगडन अच्छी तरह जानता था कि डव को शांति का प्रतीक देवदूत माना जाता है। इस सच को समझते ही एक अनजानी सी ऊर्जा उसके शरीर में भर गई। ये डव ही वो देवदूत था जो उसे आगे का रास्ता दिखाने वाला था। लैंगडन दौड़ते हुए फव्वारे के सेंटर में पहुंचा और उस पहाड़ी जैसी आकृति के ऊपर चढ़ने लगा। ऊपर पहुंचकर उसने पाया कि उसके सामने पूरे रोम का नज़ारा हाजिर था। लैंगडन ने डव की चोंच की दिशा में देखा और एक पल में ही उसे वो नज़र आ गया। इतना साफ, इतना स्पष्ट, इतना सरल। उसकी तरफ देखते हुए लैंगडन को यकीन नहीं हो रहा था कि इल्यूमिनाटी के छिपने की ये जगह, उनकी ये गुप्त मांद इतने सालों तक छिपी कैसे रह सकती थी। ये था सेंट एंजेलो का महल। महल के ठीक ऊपर पीतल का एक विशाल देवदूत बना था और देवदूत की तलवार नीचे महल के सेंटर की तरफ इशारा कर रही थी। अब देर करने का कोई कारण नहीं था। लैंगडन फुर्ती से नीचे उतरा और दौड़ते हुए जाकर अपनी चुराई हुई सेडान कार में बैठ गया। कार को सड़कों पर तेजी से दौड़ाते हुए उसने ओलिवेटी का वॉकी टॉकी उठाया और स्विस गार्ड के ऑफिस से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन दूसरी तरफ से खड़खड़ाहट की आवाज़ों के अलावा उसे कुछ नहीं सुनाई दिया। महल के विशाल दरवाजे पर पहुंचकर लैंगडन ने उस पर धक्का मारा और उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन वो टस से मस नहीं हुआ। वो बाहरी दीवार के चारों तरफ घूमकर देखने लगा। अंदर जाने का कोई ना कोई दूसरा रास्ता तो होगा। पश्चिम की तरफ बने दूसरे परकोटे को पार करते हुए वो पार्किंग के लिए बनी एक छोटी सी जगह में पहुंचा। वहां उसे महल में घुसने का दूसरा दरवाज़ा नजर आया। ये खोलने और बंद करने वाले पुल की तरह था। इसे उठाकर बंद कर दिया गया था। लैंगडन ने फिर से ऊपर की तरफ घूरना शुरू किया। महल की सारी छोटी बड़ी खिड़कियों में अंधेरा था, लेकिन बीचों बीच बने टावर के शिखर पर करीब 100 फुट ऊपर देवदूत की तलवार के ठीक नीचे एक बालकनी बाहर निकली हुई दिखाई दे रही थी और उसके संगमरमर के छज्जे पर हल्की सी रोशनी नजर आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके पीछे बने कमरे में मशाल की रोशनी जल रही हो। और फिर अचानक उसे उस रोशनी में एक साया नजर आया। वहाँ ज़रूर कोई है। अब उसके लिए अपने ऊपर नियंत्रण रखना मुश्किल हो रहा था। पता नहीं ये स्विस गार्ड भी कहाँ मर गए। पता नहीं उसके संदेश को उन्होंने देखा भी होगा या नहीं। तभी उसे पार्किंग वाली जगह के दूसरे सिरे पर मीडिया का एक ट्रक पार्क किया हुआ नजर आया। वो दौड़ते हुए उसके पास पहुंचा। एक तोंद वाला व्यक्ति हेडफोन लगाकर वहां बैठा था। मुझे तुम्हारा फ़ोन चाहिए प्लीज़, जल्दी, लैंगडन ने बेचैनी से कहा। उस आदमी ने कंधे उचकाते हुए कहा, डायल टोन ही नहीं है। मैं पूरी रात से कोशिश कर रहा हूँ, सारे सर्किट बिजी हैं। लैंगडन ने तेज़ आवाज़ में पूछा, क्या तुमने इस तरफ जाते हुए किसी को देखा है? ये कहते हुए लैंगडन का इशारा उस खुलने बंद होने वाले पुल की तरफ था। हाँ, इस दरवाजे से तो एक काली वैन रात भर अंदर बाहर आती जाती रही है। लैंगडन को लगा जैसे उसके पेट में किसी ने जोर से एक ईंट दे मारी हो। अचानक उस मोटे व्यक्ति ने पूछा, अच्छा ये तो बताओ, ये आखिरी वक्त वाले फरिश्ते के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? लैंगडन को कुछ समझ नहीं आया। क्या तुमने सुना नहीं क्या? स्विस गार्ड के कैप्टन को किसी ने फ़ोन किया है जिसका दावा है कि उसके पास कुछ खास जानकारी है। वो आदमी अभी यहाँ पहुँचने वाला है।
लैंगडन दुविधा में पड़ गया। कोई दयालु आदमी मदद के लिए प्लेन से यहाँ पहुंच रहा है। क्या उस आदमी को ये पता है कि एंटीमैटर कहाँ है? तो फिर उसने सीधे स्विस गार्ड को फोन करके बताया क्यों नहीं? वो खुद क्यों आ रहा है? इस सारी बात में कुछ अजीब था, लेकिन लैंगडन के पास फिलहाल इसके बारे में सोचने का वक्त नहीं था। तभी अचानक उस व्यक्ति को कुछ याद आया। अरे, तुम तो वही आदमी हो जिसको मैंने टीवी पर देखा था। तुम ही सेंट पीटर के चौराहे पर कार्डिनल की मदद करने की कोशिश कर रहे थे। लैंगडन ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी नज़र ट्रक के ऊपर लगी एक चीज पर टिकी हुई थी, सैटेलाइट डिश, जो मुड़कर छोटी हो जाने वाली एक सीढ़ी जैसी चीज पर टंगी हुई थी। लैंगडन ने फिर से महल की तरफ देखा। बाहरी दीवार करीब 50 फुट ऊंची थी और भीतरी दीवार और भी अधिक। यहाँ से अंदर के सबसे ऊंचे भाग पर पहुंचना असंभव लग रहा था, लेकिन अगर वो किसी तरह पहली दीवार को पार कर पाए तो उसका काम बन सकता था। लैंगडन तेजी से उस पत्रकार की तरफ मुड़ा और बोला, तुम्हारी ये सीढ़ी कितनी ऊंचाई तक जा सकती है? प्लीज, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। मेहरबानी करके ट्रक को दीवार के पास लगाओ। क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। लैंगडन ने उसे अपनी बात समझाई। उस व्यक्ति की आंखें फटी रह गईं। अबे पागल है क्या? ये टेलीस्कोपिक एक्सटेंशन है, $2 लाख की कीमत का। ये कोई सीढ़ी नहीं है। लैंगडन की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। तुम्हें रेटिंग चाहिए ना? मेरे पास ऐसी सूचना है जिससे तुम्हारा दिन बन जाएगा। $2 लाख के बराबर की सूचना? लैंगडन ने उसे बताया कि इस मदद के बदले वो उसे क्या सूचना देने वाला है। 90 सेकंड के बाद रॉबर्ट लैंगडन उस एक्सटेंशन के सबसे ऊंचे हिस्से को पकड़कर जमीन से करीब 50 फुट की ऊंचाई पर हवा में झूल रहा था। उसने आगे झुककर पहले परकोटे को पकड़ लिया और घिसटते हुए दीवार पर चढ़ गया। अब वो किले के भीतरी बुर्ज पर पहुंच गया था। नीचे से पत्रकार ने आवाज लगाई, अब अपना वादा पूरा करो, कहाँ है वो? लैंगडन को ये बताते हुए तकलीफ हो रही थी, लेकिन सौदा तो सौदा होता है, और वैसे भी हसैसिन इसके बारे में खुद ही मीडिया को बता देने ही वाला था। लैंगडन ने चिल्लाकर कहा, पियाज़ा नवोना, वो फव्वारे के अंदर है। पत्रकार ने अपनी सैटेलाइट डिश को नीचे खींचा और फिर अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी खबर की तलाश में निकल पड़ा। दूसरी तरफ हसैसिन अपनी मंजिल यानी पत्थर के बने उस कमरे तक पहुंच चुका था। उसने अपना गीला जूता खोला और घायल अंगूठे पर पट्टी बांधी। फिर वो अपने इनाम की तरफ मुड़ा। लड़की अब जाग चुकी थी। ये बात उसे अच्छी लगी, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि लड़की की आंखों में डर की जगह एक आग दिखाई दे रही थी। मुस्कुराते हुए हसैसिन ने सोचा, कोई बात नहीं, डर भी वापस आएगा। अगला अध्याय। रॉबर्ट लैंगडन किले के बाहरी परकोटे को तेजी से पार कर रहा था। उसे जगह जगह कई दरवाजे बने नजर आए, लेकिन वे सभी स्थायी रूप से बंद थे। तो हसैसिन अंदर घुसा कैसे होगा? उसने दौड़ते दौड़ते करीब पूरी इमारत का चक्कर लगा लिया। तभी उसे अपने सामने बजरी से बना एक ड्राइववे दिखाई दिया, जो आंगन के बीचों बीच अंदर जा रहा था। उसका दूसरा छोर किले के अंदर जाकर कहीं गुम हो रहा था। अंदर जाने पर पता लगा कि ये एक सुरंग थी। लैंगडन उसके अंदर घुस गया, लेकिन ये अजीब बात थी कि ये सुरंग नीचे की तरफ जा रही थी। लैंगडन को पक्का यकीन था कि उसने ऊपर बालकनी में किसी साए को देखा है। एक पल के लिए वो कश्मकश में पड़ गया कि सुरंग के अंदर जाए या नहीं, लेकिन उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसलिए वो तेजी से सुरंग में नीचे उतरने लगा। काफी दूर तक दौड़ने के बाद वो एक बड़े से कमरे में पहुंच गया। यहाँ पहुंचते ही वो समझ गया कि वो सही जगह पर आया है। कमरे के एक कोने में बड़ी काली वैन खड़ी थी और उसी के साथ फर्श पर थे जगह जगह खून के निशान। ये निशान कमरे के एक कोने में जाकर गायब हो रहे थे। जब लैंगडन कोने के पास पहुंचा तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। वहां पर रखा ग्रेनाइट पत्थर का एक टुकड़ा बाकी पत्थरों की तरह चौकोर नहीं था। ये एक पेंटाग्राम था। इसके कोने जिस तरफ इशारा कर रहे थे, वहां दीवार में बीचों बीच एक छेद था। उस छेद में उंगली डालकर दबाने पर वहां एक दरवाज़ा खुल गया। अंदर के कमरे में काली वर्दी और लाल दुपट्टे फर्श पर बिखरे पड़े थे, यानी यही वो जगह थी जहां कार्डिनल्स को रखा गया था। सामने की एक मेहराब पर एक शब्द लिखा था, अल पसेटो, यानी छोटा रास्ता। लैंगडन हैरान रह गया। उसने इस सुरंग के बारे में कई बार सुना था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसमें घुसने का रास्ता कहाँ से है। 3/4 मील लंबी ये सुरंग सेंट एंजेलो के किले और वेटिकन के बीच थी। वेटिकन पर कब्जे के दौरान पोप इस रास्ते का इस्तेमाल वेटिकन से बचकर निकलने के लिए करते थे। ऐसा माना जाता था कि आजकल इस सुरंग के दोनों दरवाजों पर ताला जड़ दिया गया है,
जिसे खोलना किसी के लिए भी संभव नहीं, और इसकी चाबियां वेटिकन के किसी सुरक्षित वॉल्ट में रखी हैं। लैंगडन को अचानक लगा कि उसे इस बात का पता चल गया था कि इल्यूमिनाटी किस तरह वेटिकन से अंदर बाहर आ जा रहे थे। वो उस विश्वासघाती व्यक्ति के बारे में सोचने लगा जिसने चर्च को धोखा दिया था और चाबियां किसी को सौंप दी थी। क्या वो ओलिवेटी था या फिर स्विस गार्ड्स में से कोई? ठीक सामने सीढ़ियां ऊपर की तरफ जाती नजर आ रही थीं। लैंगडन जानता था कि उसे किसी हथियार की जरूरत होगी। एक कोठरी के पास उसे 4 फीट लंबा लोहे का एक टुकड़ा मिला जिसका सिरा धारदार था। उसे हाथ में लेकर लैंगडन सीढ़ियां चढ़ने लगा। इल्यूमिनाटी के छुपने की इस जगह के बारे में अब भी वो सदमे में था। ये जगह उस इमारत में थी जिस पर वेटिकन का पूरा अधिकार था। इसमें कोई शक नहीं कि जब वेटिकन के गार्ड तहखानों और वैज्ञानिकों के घरों की तलाशी ले रहे होते थे तो इल्यूमिनाटी यहाँ बैठक कर रहे होते थे, वेटिकन की नाक के ऐन नीचे। ये एकदम सटीक जगह थी। इस जगह की मरम्मत का जिम्मा भी बर्नीनी के पास था, इसीलिए वो यहाँ पर बेरोक टोक आ जा सकता था। अपनी ज़रूरत के हिसाब से वो बिना किसी सवाल जवाब के इसमें कोई भी बदलाव भी कर सकता था। ऊपर के कमरे में हसैसिन दुष्टता से मुस्कुराता हुआ धीरे धीरे विक्टोरिया की तरफ बढ़ रहा था। उसके हाथ में एक चमचमाते फल वाला लंबा चाकू था। उसे उसने विक्टोरिया के चेहरे पर तान दिया। विक्टोरिया को अपना घबराया हुआ चेहरा उसके स्टील में नजर आया। फिर वो चाकू की धार को उल्टा कर उसे विक्टोरिया के पेट पर चलाने लगा। वो बड़े ही खतरनाक ढंग से उसे आगे पीछे घुमा रहा था। उसकी गर्म सांसें विक्टोरिया के कान में फुसफुसा रही थीं। इसी चाकू ने तुम्हारे पिता की आंख निकाली थी। इससे पहले कि वो आगे कुछ बोलता, दरवाजे के पास से एक आवाज आई, उससे दूर हट जाओ। विक्टोरिया बोलने वाले को देख तो नहीं पाई, लेकिन उसने आवाज को पहचान लिया। रॉबर्ट, वो जिंदा है। हसैसिन ने चौंक कर पीछे की तरफ देखा और फिर उसके मुंह से हैरत में डूबे शब्द निकले। अबे तू आदमी है कि भूत? हर बार बच जाता है। अगला अध्याय। हसैसिन लैंगडन के हाथ में थमी लोहे की सलाख को देखकर जोर से हंसा और बोला, इस दफा ये लेकर मेरे पास आए हो? विक्टोरिया को छोड़ दो। हसैसिन पर उसकी बात का कोई असर नहीं हुआ। बिजली जैसी फुर्ती के साथ उसने अपने हाथ में थमे चाकू को लैंगडन की छाती पर निशाना साध कर फेंका। लैंगडन फुर्ती से नीचे झुक गया और चाकू उसकी कनपटी के पास से गुजरता हुआ चला गया। हसैसिन पर इसका कोई असर नहीं हुआ। वो लैंगडन की तरफ देखकर मुस्कुराया और फिर धीमे धीमे उसकी तरफ बढ़ने लगा, मानो उस पर झपट्टा मारने का मौका ढूंढ रहा हो। लैंगडन ने हिम्मत करके कहा, अभी भी वक्त बचा है। मुझे बता दो कि एंटी मैटर कहाँ रखा है। वेटिकन तुम्हें इल्यूमिनाटी से कहीं ज्यादा पैसा देगा। पागल हो तुम, एकदम बेवकूफ। तुम्हें क्या लगता है मैंने ये सब पैसे के लिए किया है? इतना कहते कहते हसैसिन ने लैंगडन के ऊपर झपट्टा मारा, लेकिन लैंगडन झुकाई देकर उसके वार को बचा गया। तभी उसकी नज़र सामने रखी टेबल पर पड़ी। टेबल पर एक छोटी सी तांबे की तिजोरी रखी थी। ये तिजोरी पेंटाग्राम आकार में थी। उसका ढक्कन खुला हुआ था और उसके अंदर 5 गद्देदार खानों में 5 ब्रांड रखे थे। ये ब्रांड लोहे के बने थे, दागने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले यंत्र जिनमें लकड़ी की मूठ लगी थी। लैंगडन को समझने में कोई दुविधा नहीं हुई कि वो क्या कह रहे थे। इल्यूमिनाटी, धरती, हवा, आग और पानी। लेकिन इनके अलावा भी तिजोरी में ऐसा कुछ था जिसे देखकर अंदर से किसी अनिष्ट की आशंका लैंगडन को हुई। तिजोरी के भीतर वो 5 ब्रांड किनारों की तरफ बने हुए खानों में रखे थे, लेकिन उसके बीच में एक और खाना था जो खाली था, लेकिन साफ दिखाई दे रहा था कि इसमें किसी और ब्रांड को रखने का इंतजाम किया गया था। एक ऐसा ब्रांड जो दूसरे सारे ब्रांड्स से बड़ा था, एकदम वर्गाकार। और बस इसी मौके का फायदा उठाकर हसैसिन ने लैंगडन पर अटैक कर दिया। अगले ही पल वो उसके बंधनों में जकड़ा हुआ छटपटा रहा था। उसने लैंगडन को एक दीवार से चिपका दिया और बड़ी ही व्यंग्यपूर्ण मुस्कुराहट के साथ बोला, तुम्हारी अमेरिकी भाषा में वो कौन सी कहावत है जिसमें बिल्ली और उत्सुकता के बारे में कहा गया है? क्यूरियोसिटी किल्ड द कैट। लैंगडन मन ही मन अपनी लापरवाही को कोस रहा था, लेकिन अब उससे कोई फायदा नहीं था। हताशा में उसके मुंह से निकला, ये छठा इल्यूमिनाटी ब्रांड क्या है? मैंने इसके बारे में तो कभी नहीं पढ़ा। मुझे लगता है कि तुमने इसके बारे में पढ़ा है। आखिरी ब्रांड इनमें सबसे लाजवाब है, लेकिन मुझे लगता है कि तुम उसे कभी नहीं देख पाओगे। लेकिन वो ब्रांड है कहाँ? यहाँ नहीं है।
शायद जानोस ही अकेला व्यक्ति है जो उसके बारे में जानता है। जानोस? ये जानोस कौन है? इल्यूमिनाटी का नेता। वो बहुत जल्द यहाँ पहुंचने वाला है। इल्यूमिनाटी का नेता यहाँ आने वाला है? हाँ, आखिरी ब्रांडिंग का काम पूरा करने के लिए। लैंगडन का दिमाग चकरा गया। आखिरी ब्रांडिंग? ये भला किसके लिए हो सकती थी? क्या विक्टोरिया के लिए या फिर खुद लैंगडन के लिए? असैसिन ने मानो उसके भावों को पढ़ लिया। तुम दोनों तो कुछ भी नहीं हो। तुम मरोगे तो जरूर, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन मैं जिस आखिरी शिकार की बात कर रहा हूं वो वाकई एक खतरनाक दुश्मन है। लैंगडन की समझ में कुछ नहीं आया। खतरनाक दुश्मन? सारे वरिष्ठ कार्डिनल मारे जा चुके थे, पोप भी मर चुका था, इल्यूमिनाटी ने उन सबको खत्म कर दिया था, तो फिर अब ये कौन खतरनाक दुश्मन बचा था? और फिर अचानक असैसिन की आंखों की चमक में लैंगडन को उसके सवाल का जवाब मिल गया। कैमरलैंगो। इस गंभीर संकट के दौरान कैमरलैंगो कार्लो वेंट्रेस्का ही दुनिया के लिए उम्मीद की एक किरण थे। आज की रात उन्होंने इल्यूमिनाटी को नीचा दिखाने का जितना बड़ा काम किया था उतना दशकों से कोई भी नहीं कर पाया था। इसलिए जाहिर था कि उनको इसकी कीमत तो चुकानी पड़ेगी ही। वही इल्यूमिनाटी का आखिरी निशाना थे। लैंगडन ने चुनौती भरे स्वर में कहा, तुम उन तक कभी नहीं पहुंच पाओगे। मुझे उनके पास पहुंचने की जरूरत भी नहीं है। ये सम्मान तो सिर्फ जानूस को मिलने वाला है। लैंगडन चकरा गया। इल्यूमिनाटी नेता खुद कैमरलैंगो को ब्रांड करना चाहता है? ताकतवर होने के अपने फायदे होते हैं, क्यों, है कि नहीं? लैंगडन का दिमाग और बुरी तरह से घूम गया। अभी वेटिकन में सिर्फ एक व्यक्ति आने वाला था जिसे मीडिया के लोग 11th आवर समैरिटन यानी आखिरी समय का फरिश्ता कह रहे थे, जिसके बारे में रॉचर ने कहा था कि उसके पास कुछ ऐसी खबर है जिससे लोगों की जानें बचाई जा सकती हैं। तो क्या वही इल्यूमिनाटी का नेता है? असैसिन के चेहरे पर मजाक उड़ाने वाली हंसी छा गई। मैं भी पहले यही सोच रहा था कि आखिर जानोस अंदर आएगा कैसे। फिर मैंने वैन में रेडियो पर किसी फरिश्ते के बारे में सुना। वेटिकन जानोस का खुले दिल से स्वागत करेगा। लैंगडन के हाथ पांव ठंडे पड़ गए। जानोस ही वो मददगार फरिश्ता है? ऐसी चालाकी की तो कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। इल्यूमिनाटी के नेता को कैमरलैंगो के कमरे तक शाही सुरक्षा के साथ ले जाया जाएगा। लेकिन जानोस ने रॉचर को बेवकूफ बनाया कैसे? कहीं रॉचर खुद इसमें तो शामिल नहीं है? आर्काइव में जब लाइट बंद कर दी गई थी तभी से वो रॉचर के ऊपर पूरा यकीन नहीं कर पा रहा था। गुस्से और बेबसी में वो बड़बड़ाया, जानोस जिंदा बचकर नहीं जा पाएगा। असैसिन ने कंधे उचकाए और बोला, क्या फर्क पड़ता है? जिंदगी के कुछ मकसद ऐसे होते हैं जिनके लिए शहादत कोई बड़ी चीज नहीं होती। लैंगडन समझ गया कि हत्यारा अपने इरादों में गंभीर है। वो आत्मघाती कार्यक्रम समझकर ही वेटिकन आ रहा था। लैंगडन को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। ऐसा लग रहा था जैसे मानो पूरी दुनिया खत्म हो गई हो। तभी असैसिन ने उसके कॉलर से पकड़कर उसे घसीटना शुरू किया और वो उसे बालकनी में ले गया। अब वो उसे बालकनी की रेलिंग से नीचे फेंकने की कोशिश कर रहा था। लैंगडन बुरी तरह अपने बचाव में हाथ पैर मार रहा था, लेकिन असैसिन की ताकतवर बाहों के आगे उसकी एक नहीं चल रही थी। वो लैंगडन के शरीर का आधा हिस्सा बालकनी से बाहर झुका चुका था और किसी भी पल लैंगडन के पैर उलटने ही वाले थे कि अचानक असैसिन के मुंह से एक जोरदार चीख निकली और लैंगडन के शरीर पर से उसकी पकड़ ढीली पड़ गई। उसके ठीक पीछे विक्टोरिया खड़ी थी। उसके हाथों में एक जलती हुई मशाल थी जिससे उसने उसके सिर पर वार किया था। असैसिन पीछे की तरफ घूमा और अब विक्टोरिया उसके सामने थी। मशाल की रोशनी में उसके चेहरे पर धधकती आग और भी तेज दिखाई दे रही थी। उसने अपने आप को कैसे छुड़ाया इसके बारे में ना तो लैंगडन कुछ जानता था और ना ही जानना चाहता था। उसने पीछे से असैसिन पर वार किया और विक्टोरिया ने आगे से। वो अपने हाथ में पकड़ी मशाल से लगातार उसके चेहरे पर वार किए जा रही थी। असैसिन की बाईं आंख के मांस के जलने से हल्की सी आवाज आनी शुरू हो गई। वो जोर से चिल्लाया। विक्टोरिया फुफकार रही थी, आंख के बदले आंख। और इस बार जब मशाल असैसिन को लगी तो वो रेलिंग के पीछे की तरफ गिर गया। लैंगडन और विक्टोरिया दोनों ने एक साथ उस पर हमला किया। दोनों उसे एक साथ धक्का दे रहे थे। कुछ ही पलों में उसका शरीर रेलिंग से नीचे लटक चुका था। आखिरी वार के तौर पर विक्टोरिया ने जलती हुई मशाल उसके उस हाथ पर दे मारी जिससे वो रेलिंग को थामे था, और फिर एक पंख फैलाए हुए गिद्ध की तरह वो नीचे संगमरमर के फर्श पर जा गिरा।
उसकी रीढ़ की हड्डी टूटने की आवाज़ ऊपर तक सुनाई दी। लैंगडन मुड़ा और विक्टोरिया की तरफ आश्चर्य भरी नज़रों से देखने लगा। खुली हुई रस्सियां उसके शरीर के बीच वाले हिस्से और कंधों से लटक रही थीं और उसकी आंखें ज्वालामुखी की तरह धधक रही थीं। लैंगडन की आंखों में छिपे सवाल को देखते हुए विक्टोरिया ने कहा, शायद तुम भूल रहे हो कि मैं हठ योग की एक्सपर्ट हूँ। अगला अध्याय। सेंट पीटर्स के चौराहे पर खड़े स्विस गार्ड जोर जोर से हुक्म दे रहे थे। वे लोगों को सुरक्षित दूरी तक पहुंचाने के लिए उन्हें बाहर की तरफ जाने को कह रहे थे, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं हो रहा था। भीड़ इतनी ज्यादा थी और ऐसा लग रहा था कि लोगों को अपनी सुरक्षा से ज्यादा वेटिकन की बर्बादी को देखने में रुचि थी। चौराहे पर लगे विशाल मीडिया स्क्रीन अब एंटी मैटर के फटने का काउंटडाउन लाइव दिखा रहे थे। ये फीड उन्हें कैमरलैंगो की कृपा से मिला था, लेकिन दुर्भाग्य से ये लाइव फीड भी भीड़ को कम कर पाने में मददगार साबित नहीं हो पा रहा था। विस्फोट होने में 45 मिनट से थोड़ा कम समय बचा था। लोगों को लग रहा था कि अभी वहां रुककर इसे देखने के लिए काफी समय है। फिर भी स्विस गार्ड्स में इस बात पर सहमति थी कि दुनिया भर के लोगों को सच्चाई से अवगत कराने और मीडिया को इल्यूमिनाटी की धोखाधड़ी के असली दृश्य दिखाने के बारे में कैमरलैंगो ने जो फैसला किया था, ये बहुत ही समझदारी और चतुराई से भरा था। इसमें कोई शक नहीं था कि इल्यूमिनाटी ये उम्मीद कर रहे थे कि वेटिकन संकट के इस समय में हमेशा की तरह चुपचाप बैठा रहेगा, लेकिन आज की रात ऐसा नहीं होने वाला था। कैमरलैंगो कार्लो ने अपने आप को एक ताकतवर दुश्मन साबित कर दिया था। सिस्टीन चैपल के अंदर मोर्टाटी की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। रात के 11:15 बज चुके थे। कुछ कार्डिनल दरवाजे को हथेलियों से जोर जोर से पीटने भी लगे थे। दरवाजे के बाहर लेफ्टिनेंट चार्ट्रेन की ड्यूटी थी। उसने दरवाज़ा पीटने की आवाज़ें सुनी, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। उसने अपनी घड़ी देखी, समय हो चुका था। कैप्टन रॉचर ने सख्त आदेश दे रखा था कि जब तक वो ना कहे कार्डिनल्स को बाहर नहीं आने देना है। चार्ट्रेन थोड़ा बेचैन हो रहा था। उसे लग रहा था कि कहीं कैप्टन भूल तो नहीं गया। जब से वो रहस्यमय फ़ोन आया था, तभी से कैप्टन कुछ अजीब ढंग से बिहेव कर रहा था। उसने वॉकी टॉकी निकालकर कैप्टन से संपर्क किया। कैप्टन, समय हो गया है। क्या मैं सिस्टीन का दरवाज़ा खोल दूं? मैंने तुम्हें कहा था ना कि वो दरवाज़ा बंद रहेगा। जी, मैं तो बस पूछ रहा था। हमारे मेहमान बहुत जल्दी यहाँ पहुँचने वाले हैं। कुछ लोगों को लेकर ऊपर जाओ और पोप के ऑफिस के बाहर पहरा दो। कैमरलैंगो को कहीं भी बाहर नहीं जाने देना है, समझे? जी सर, मैं पहुँच रहा हूँ। ऊपर पोप के दफ्तर में कैमरलैंगो चुपचाप ध्यान की अवस्था में बैठे आग को निहार रहे थे। मुझे शक्ति दीजिए ईश्वर, अपना चमत्कार दिखाइए। अगला अध्याय। सेंट एंजेलो किले की बालकनी पर खड़ी विक्टोरिया कांप रही थी। बहुत सी बातें थी जिनको वो रॉबर्ट को बताना चाहती थी और उससे पूछना चाहती थी, लेकिन साथ ही उसे ये भी पता था कि अभी उनके लिए वक्त नहीं है। हमें जल्दी ही यहाँ से निकलना होगा, उसके सामने खड़े लैंगडन ने कहा। हमें वेटिकन के अंदर जाना है। लेकिन किस लिए? लैंगडन ने उसे उस आखिरी समय के फरिश्ते के बारे में बताया और कि किस तरह से ये इल्यूमिनाटी के षड्यंत्र का एक हिस्सा था। उनका नेता, जिसका नाम जानूस था, वो खुद कैमरलैंगो को ब्रांड करने के लिए आ रहा था। वेटिकन सिटी में किसी को भी इसके बारे में मालूम नहीं है, लैंगडन ने कहा, और मेरे पास उनसे संपर्क स्थापित करने का भी कोई जरिया नहीं है। वो आदमी किसी भी पल पहुंच सकता है। उसके अंदर आने से पहले मुझे सबको सावधान करना होगा। तभी अचानक जिस बालकनी पर वो खड़े थे वो हिलने लगी। सेंट पीटर्स की दिशा से एक सफ़ेद रोशनी उठी जिसने उनकी आंखों को चौंधिया दिया। आसमान से तेज गड़गड़ाहट की आवाज़ सुनाई दे रही थी। टॉवर के पीछे से बिना किसी पूर्व सूचना के पोप का हेलीकॉप्टर आ रहा था। ये उनसे 50 फीट ऊपर से गुजरा और वेटिकन सिटी की तरफ चला गया। बसीलिका की सीढ़ियों के ठीक पास जाकर हेलीकॉप्टर नीचे उतर गया। सफ़ेद संगमरमर के सामने विक्टोरिया को एक आदमी की छोटी सी आकृति दिखाई दे रही थी जो वेटिकन के भीतर से हेलीकॉप्टर के पास पहुंचा था। वो उस आदमी को शायद पहचान नहीं पाती अगर उसकी नज़र उसकी लाल टोपी पर नहीं जाती। रेड कारपेट वेलकम हो रहा है, ये तो रॉचर है। लैंगडन ने रेलिंग पर जोर से मुक्का मारा। किसी को रॉचर को सावधान करना होगा। जल्दी चलो विक्टोरिया। विक्टोरिया ने उसका हाथ पकड़ लिया। रुक जाओ रॉबर्ट। उसे कुछ और भी नजर आया था, एक ऐसी चीज जिस पर उसकी आंखों को भरोसा नहीं हो रहा था। कांपती उंगलियों से उसने हेलीकॉप्टर की तरफ इशारा किया। इतनी दूरी के बावजूद जो उसे दिखाई दे रहा था
उसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं थी। हेलीकॉप्टर की सीढ़ियों से एक व्यक्ति नीचे उतर रहा था। उसकी चाल इतनी अजीब थी कि वो सिर्फ वही हो सकता था। हालांकि वो आदमी बैठा हुआ था, फिर भी खाली चौराहे के बीच वो तेजी से गुजर रहा था। उसका कंट्रोल और तेज गति देखने लायक थे। इलेक्ट्रिक सिंहासन पर बैठा हुआ राजा मैक्समिलियन कोलर। इससे आगे की कहानी के लिए सुने एंजल्स एंड डीमंस का 7वां और आखिरी भाग।